नमस्कार, मैं विजय वेद। वेद आईएएस में आपका स्वागत है। मैं विजय वेद जन्म से बिहारी लेकिन कर्म से यूपी और दिल्ली वाला हूं। तो बिहार, यूपी, दिल्ली इन सबसे मेरा घनिष्ठ संबंध रहा है। मैं सिविल सेवाओं का एक सिविल सेवा परीक्षा की जो प्रणाली है उसमें पढ़ाने वाला एक शिक्षक हूं। पिछले 15 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते होंगे, कुछ नए चेहरे होंगे ऐसे भी जो मुझे नहीं जानते होंगे। तो सबके लिए मैं बता दूं कि पिछले 15-16 सालों से लगभग आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, प्रीलिम्स, मेंस और हिस्ट्री ऑप्शनल। बेसिकली मैं हिस्ट्री का शिक्षक हूं। इसके अलावा जीएस के दूसरे खंडों पे भी समय समय पर अभ्यर्थियों को मैं अपना मार्गदर्शन देता रहा हूं और अभी तक देश के कई सारे बड़े संस्थानों में मैं पढ़ाता रहा हूं। लेकिन अब इधर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई और लोगों की इच्छा थी, छात्रों की इच्छा थी कि अपना संस्थान खोला जाए। तो हमने अपना संस्थान खोला और उसी संस्थान के तहत हमने बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस मेंस क्रैश कोर्स चालू किया है। और यह आपकी जो क्लास है वह बिहार पीसीएस से रिलेटेड है। इस बार के मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये क्लास ली जा रही है और इसका शुरुआत मैं इतिहास और संस्कृति खंड से कर रहा हूँ। मेरे बाद दूसरे शिक्षक आएंगे और दूसरे जो सेक्शन है बिहार में, जो फर्स्ट पेपर में इतिहास के अलावा सांख्यिकी है, समसामयिक जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं पे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पे कक्षाएं चलेंगी। मेरे बाद जो फर्स्ट पेपर के बाद जो सेकंड पेपर है उसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस टेक से संबंधित जो इशू हैं हमारे बाद आने वाले शिक्षक सभी लोग क्रमबद्ध तरीके से लेंगे। कोई भी शिक्षक आएगा तो जब एक बार शुरुआत करेगा मुख्य परीक्षा बिहार का तो उसमें एक सेक्शन लेगा और दूसरा सेक्शन को फिर जब तक वो समाप्त नहीं होगा फिर लेगा। चूँकि ये प्रोग्राम जो है मुख्य परीक्षा पर फोकस है, इसलिए हम ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए मुख्य परीक्षा के लिए टू दी पॉइंट जो ज़रूरतें हैं उस पर ध्यान रखते हुए और इस पर काम करेंगे। कुछ विभिन्न जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पे चर्चा की जाएगी और चर्चा के साथ साथ उस पर सवाल जो है, अभ्यास, प्रश्न कराए जाएंगे आपसे। कमीशन जिस प्रकार से प्रश्न आपसे करता है उस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आपको सॉल्व किए जाएंगे। प्रश्न को लिखना कैसे है, उसका यथोचित उत्तर यानी एप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए, इस पर जो अनुभवी शिक्षक हैं वो आप लोगों से शेयर करेंगे विचार और उसके टिप्स देंगे और आपको तरीका बताएंगे कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है। चूँकि हमारी टीम में जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, ये बड़े दमदार शिक्षक हैं। लगभग सभी को 15 से 20 वर्षों से ज़्यादा समय का अनुभव है पढ़ाने का और इनके मार्गदर्शन में सैकड़ों अभ्यर्थी आईएएस और पीसीएस के रूप में सेलेक्ट हुए हैं। तो एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए, एक अच्छे उत्तर में क्या क्या बातें होनी चाहिए, इन बातों पर क्लासेज में बल होगा। साथ ही टॉपिक का संक्षेप में चर्चाएँ भी की जाएंगी ताकि आप एक विचार बनाएं और उसके बाद अपने उत्तर को दिशा दें। और चूँकि सिविल सेवा की जो परीक्षाएं होती हैं वह प्रतियोगी परीक्षा होती हैं, वहाँ हर कैंडिडेट का दूसरे कैंडिडेट से प्रतियोगिता होता है और इसलिए जो बेहतर आंसर लिखता है उसको बेहतर मार्क्स मिलते हैं और अंततः इंटरव्यू कॉल होता है और अंतिम रूप से चयन होने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ज्ञान अपने जगह महत्वपूर्ण है कि हमें सिविल सेवा का जो सिलेबस है उस पर हमारी पकड़ होनी चाहिए, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, यूपी हो या आईएएस परीक्षा हो। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है कि हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान है उसका हम किस प्रकार प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं और कितना बेहतर उत्तर लिख रहे हैं। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपको आपके लिखे गए कॉपी के माध्यम से जांच रहे होते हैं कि विभिन्न मुद्दों पर आपके विचार क्या हैं, इतिहास पर, संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, भूगोल पर, विज्ञान पर, देश और दुनिया की घटनाओं पर आप क्या सोचते हैं। ये सब कुछ अनसीन होता है, वही कॉपी के माध्यम से आपको जांचा परखा जाता है, वही नंबर मिलते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको बेहतर ढंग से लिखना है। और यहाँ हमारी जो आपके द्वारा हमारे द्वारा जो क्लासेज आपके लिए चलाई जा रही हैं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, ये ध्यान में रहे। आज की जो क्लास हमारी है यह शुद्ध रूप से सीधे हम टॉपिक पे नहीं आएंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि जो बिहार है
उस कमीशन की मांग क्या है, बिहार का इतिहास और बिहार की संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। बिहार पीसीएस की तैयारी करने के लिए ज़रूरी ये भी है कि कोई भी अभ्यर्थी हो, चाहे बिहार में रहने वाला हो जो बिहार कमीशन का परीक्षा दे रहा है, या बिहार का कोई बाहर का किसी और दूसरे प्रदेश का अभ्यर्थी हो जो बिहार पीसीएस का परीक्षा दे रहा है, बिहार क्या है उसे अच्छे से जानना चाहिए। तो मेरा शुरुआत सबसे पहले यहीं से होगा कि सबसे पहले हम जानें कि बिहार क्या है। विजय वेद के नज़रों से आज आप बिहार को जानेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे कि बिहार के जो सिलेबस हैं जीएस में फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, उसमें जो मेरा सेक्शन है इतिहास और संस्कृति, उसमें कौन कौन से सिलेबस का हिस्सा हैं, और हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो उसका क्या हमारा रणनीति होगा, क्या हमारा प्रबंधन होगा, ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो आप जानें कि बिहार क्या है, और बिहार क्या है इसको जानने के लिए आपके सामने मानचित्र है बिहार का। लेकिन बिहार कोई अलग नहीं है। मानव शरीर में जितने हमारे अंग हैं उस शरीर का हिस्सा होता है, और एक एक अंगों का समायोजन शरीर के साथ होता है। तो बिहार हमारे भारत का एक अंग है। जिस प्रकार मानव शरीर में विभिन्न अंग हैं उसी प्रकार बिहार एक अंग है। लेकिन बिहार की भूमिका बड़ी केंद्रीय है। जैसे दिल की भूमिका शरीर में केंद्रीय होती है, मेरे नज़र में बिहार की भूमिका भारत के मामले में वही एक केंद्रीय भूमिका है। तो बिहार क्या है हम इसको जो है जानते हैं। बिहार को अगर आप देखें तो विभिन्न नज़रों से आप बिहार को देख सकते हैं। देखने वाले का नज़र है कि बिहार को कैसे देख रहा है। मेरे नज़र में बिहार सबसे पहले है तो बिहार वीरों, बहादुरों और ज्ञानियों का प्रदेश है। बिहार एक ऐसा स्थान है जिसमें बहादुर पैदा होते रहे हैं अतीत से लेके और वर्तमान तक। बिहार ऐसा प्रदेश है जिसमें ज्ञानी पैदा होते रहे हैं अतीत से लेकर वर्तमान तक। यह वह प्रदेश है जहां अगर बहादुरी की बात किया जाए, वीरता की बात की जाए, तो बिंबिसार और घनानंद के समय से लेकर और वर्तमान तक आपको इसका उदाहरण मिलता है। बिहार के लोग जब बहादुर लोग जब आगे होते हैं तो दुश्मन की हिम्मत नहीं होती है कि बिहार और भारत की धरती पर घुसे। यही बिहार है, और इसी का जो है साम्राज्य निर्माता जो थे उनके भय से बाहरी हमलावर उनके डर से भाग जाया करते थे, जिसका उदाहरण घनानंद का है। घनानंद के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। यह वही सिकंदर था जिसने यूनान से पूरब की तरफ आज का जितना पश्चिमी एशिया का देश है, आज के जितने मुस्लिम देश हैं भारत से पश्चिम में, चाहे वो आज के अरब प्रदेश हो, इराक हो, ईरान हो, तुर्की हो, पाकिस्तान, इन सारे स्थानों को जीतता हुआ भारत में आ गया था। ब्यास नदी तक पहुंच गया था सिकंदर। लेकिन घनानंद के भय से और बिहारी सेना के भय से उसकी हिम्मत नहीं हुई कि बिहार और भारत की धरती पर आगे वो घुस सके। और इसका ताज़ा तरह उदाहरण है पिछले साल डोकलाम में चीनियों के समक्ष बिहारी जवान खड़े रहे और उन्हें मार मार कर भारत की धरती से भगाया और वीरता की मिसाल कायम की। तो घनानंद के समय से लेकर आज तक हमारे बिहारी बहादुरी की मिसाल पेश किए हुए हैं, कायम किए हुए हैं। बिहार वो जगह है जहाँ के लोग भारत के प्रथम साम्राज्य निर्माता थे। ये बिहार के लोग हैं जिन्होंने बिहार से केंद्र मांगते हुए एक राजनीतिक रूप से एक मजबूत भारत बनाया और एक अखंड भारत का निर्माण कराया। चक्रवर्ती की संकल्पना इन बिहारियों के द्वारा दी गई संकल्पना है। आगे बढ़ते हुए बिहार से के केंद्र से बिहार की राजधानी राजगीर, बिहार की राजधानी पटना पाटलिपुत्र से होते हुए इन्होंने आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक, पाकिस्तान है ना, पूरब में जो कि है म्यांमार, दक्षिण, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और बहादुरी का मिसाल कायम किया। तो बिहार बहादुरों का देश है, प्रदेश है। और बिहार हमने कहा कि भारत की आत्मा है, भारत का हृदय है। तो जिस नज़रिए से आप देखें बिहार उम्दा प्रदेश है। हमने कहा कि अगर वीरता की बात करें तो बहादुरी और वीरता के मानदंड पे बिहार एक उम्दा जो है स्थान है। अगर बात करें ज्ञान की तो अतीत से लेकर और वर्तमान तक बिहार ज्ञानियों का प्रदेश रहा है। यह बिहार की धरती है
जहाँ से एक से बढ़कर एक महात्मा, मुनि, विचारक, गणितज्ञ, दार्शनिक, साहित्यकार पैदा हुए हैं और भारत को ज्ञानवान बनाने में बिहार की एक विशिष्ट भूमिका रही है। आप देखेंगे बिहार में सभी धर्मों के, चाहे वो हिंदू धर्म हो अपना, बौद्ध हो, जैन हो, इस्लाम हो, है ना, सिख धर्म हो, सभी धर्मों के संत, विद्वान, विचारक बिहार में हुए हैं। बिहार की अगर बात करें धर्म दर्शन के क्षेत्र में, तो हिंदू धर्म के कई सारे तीर्थ स्थान महत्वपूर्ण हैं और हिंदुओं के जीवन में बिहार की केंद्रीय भूमिका है। उसमें से बोध गया है। हमें अपने पूर्वजों को तारने के लिए जो संस्कार, तारण संस्कार जो होता है, पिंड संस्कार, उसके वो संस्कार बोध गया के बिना नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कि हिंदू धर्म के कई सारे पवित्र स्थान बिहार में हैं और घनिष्ठ रिलेशन बिहार और हिंदू धर्म का रहा है अतीत से ही, वैदिक काल से ही। बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म एक धर्म के रूप में बिहार की धरती से ही उपज है। महात्मा बुद्ध थे तो आज के यूपी के हिमालय के तराई वाले स्थान कपिलवस्तु शाक्य परिवार से, उत्तर प्रदेश में सारनाथ वाले इलाके में उन्होंने ध्यान लगाया था, लेकिन उनको वहाँ ज्ञान शुरुआत में नहीं मिला। ये बिहार की धरती है, उरुवेला, बोध गया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बुद्ध के ही समय से बिहार लोगों को अपने आगोश में ज्ञानवान बनाता रहा है अपने प्रदेश में। तो बुद्ध ने वहाँ से ज्ञान प्राप्त किया, महावीर ने वहाँ से ज्ञान प्राप्त किया। आगे बौद्ध और जैन धर्म में बुद्ध बिहार के धरती पर आगे भी एक से बढ़कर एक महान संतों का, महात्माओं का आगमन हुआ। आप बौद्ध धर्म में ही देखेंगे तो आगे नागार्जुन, आप देखेंगे धर्मकीर्ति, दिंगनाक, आप देखेंगे शीलभद्र जो कि नालंदा के कुलपति होते थे। ये सब विद्वान जो है बिहार की धरती से रहे हैं। आप देखेंगे बिहार को दूसरे ज्ञान के क्षेत्रों में, धर्म दर्शन के अलावा गणित में, विज्ञान में, तो बिहार यहाँ भी मिसाल कायम करता है। ये बिहार की धरती है जहाँ पे आर्यभट्ट पैदा हुए और उन्होंने दुनिया को वो फार्मूला दिया, गणित का फार्मूला, कि उस गणित के फार्मूले से दुनिया ने इतनी तरक्की की है। ये आर्यभट्ट थे जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, और आर्यभट्ट का जीरो नहीं होता तो आज कंप्यूटर नहीं होता और विजय वेद आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से यहाँ पढ़ा नहीं रहा होता। तो बिहार का ये योगदान है गणित के क्षेत्र में, देखेंगे आगे। और ये तो अतीत का है, और वर्तमान में एक बिहारी आनंद कुमार हैं जिन्होंने बिहार की धरती से एक से बढ़कर एक IITian ज्ञानवान लोगों को पैदा किया है और आज जो देश दुनिया में बिहार और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। चाहे आप देखेंगे नासा में हो, माइक्रोसॉफ्ट में हो, हाँ, दुनिया के दूसरे जो यूनाइटेड नेशन एजेंसीज हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के क्षेत्र में, दूसरे ज्ञान के क्षेत्र में आज बिहारी उम्दा पताका फहराए हुए हैं। तो बिहारी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी उतने अग्रणी हैं जितना धर्म दर्शन के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। एक से बढ़कर एक साहित्यकार हुए। यहाँ पे हमने कहा कि बौद्ध विचारक नागार्जुन, है ना, हिंदू विचारकों में वात्स्यायन, कामसूत्र के लेखक। इसके अलावा आप देखेंगे दार्शनिकों में आप देखेंगे भारती, उनके पति सब बिहार के धरती से ना बिलोंग करते रहे हैं। आधुनिक अनेक कवियों की धरती है बिहार, ये देखेंगे। तो बिहार क्या है, हमने कहा कि जितना बहादुरी में अग्रणी रहा है उतना ही ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में, धर्म दर्शन के क्षेत्र में, चिंतन के क्षेत्र में यहाँ एक से बढ़कर एक फिलासफर, उपदेशक होते रहे हैं। बौद्ध धर्म में भी, जैन में भी, हिंदू में भी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्मस्थली है बिहार। तो सिख धर्म के लिहाज से भी ये धरती उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरे धर्मों की। बिहार में एक से बढ़कर एक सूफी संतों का आगमन हुआ, आज भी उनके केंद्र हैं। और जो कि है सूफियों ने बिहार की धरती से, है ना, मानवता का एक से बढ़कर एक संदेश दिया। बिहार में देखेंगे जिस प्रकार से प्राचीन काल और आधुनिक काल में बिहार की धरती पर वीरों का उदय होता रहा है, उसी प्रकार मध्यकाल में भी बिहार की धरती पर वीरों का उदय होता रहा। और इसका प्रमुख उदाहरण शेर शाह सूरी है, जिसने बिहार की धरती से जिसका उदय हुआ, विस्तार हुआ, और उसने मुगलों को जब तक वो रहा यहाँ से बाहर से भगा दिया और आगे देखेंगे एक बड़ा सा साम्राज्य अपने समय में स्थापित किया। ये चीज़ है। तो देखेंगे ये बिहार की कहानी है, विजय वेद की जुबानी। तो हमने कहा कि आपका तरीका कोई हो समझने का, आप जिस भी एंगल से देखें, जिस भी कोण से देखें, बिहार में दम है
चाहे वो बहादुरी की बात हो, चाहे वो ज्ञान की बात हो, अध्यात्म की बात हो। केवल यहीं तक नहीं है, और भी बहुत है बिहार में। जब बिहार की बात करें तो संवेदनशीलता और दिलदारी, उसमें भी बिहारी बड़े राजा लोग होते हैं। तो बिहार, जो बिहारी होता है वो दिलों का राजा भी होता है। कैसे बिहारी दिलों का राजा होता है आप देखेंगे। बिहार में अगर आप भ्रमण करें, जाएं तो वहाँ के लोग पलकें बिछा के आपका स्वागत करते हैं। और यह आज से नहीं है, यह रामायण काल से है। सीता मैया का जन्म स्थान बिहार है ना। महाराजा दशरथ और उत्तर प्रदेश में कौशल निवासी प्रभु श्री राम, जब उनका उस प्रदेश में मिथिला के क्षेत्र में गमन हुआ, आप लोग जानते हैं कि रामायण के माध्यम से कि मिथिला क्षेत्र में महाराजा दशरथ ने अपनी पुत्री सीता जी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। उसी में बहुत सारे राजा महाराजा पहुँचे। प्रभु श्री राम जी अपने भाइयों के साथ कौशल से वहाँ पहुँचे, और बाकी जितने बहादुर थे समकालीन समय में धनुष नहीं तोड़ पाए, जैसा कि उस प्रतियोगिता का नियम था, लेकिन प्रभु श्री राम ने तोड़ा तथा सीता मैया से उनका विवाह हुआ। और तब से लेकर आज तक उस रामायण की पृष्ठभूमि में अनेक रीति रिवाज, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और बिहारी तब से ही जाने जाते हैं बाहर के लोगों का, अपने रिश्तेदारों का आतिथ्य का सत्कार करने के लिए। तो आतिथ्य सत्कार और आतिथ्य सम्मान, रिस्पेक्ट, इन दोनों में बिहारी बहुत अग्रणी है। बिहार में देखेंगे एक से एक साहित्यकारों का के साथ साथ गायकों का, प्रतिभाओं का उदय होता रहा है। बिहार को और भी नज़रिए से आप देख सकते हैं। बिहार, हमने कहा कि भारत का हृदय है, आत्मा है। और बिहार एक नज़रिए से और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय संस्कृति का दुनिया में, देश के दूसरे हिस्सों में प्रसार का माध्यम है बिहारी। तो बिहारी वे लोग हैं जिन्होंने बिहार तक ही नहीं, अतीत से लेकर वर्तमान तक बिहार के साथ साथ भारत की संस्कृति में दुनिया भर में फैलाने का काम किया है। आप देखेंगे तो हमने क्या कहा आपसे कि महात्मा बुद्ध को बिहार की ही धरती से ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर को यहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ, और आगे यहाँ बिहार के एक से बढ़कर एक आचार्य, विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के माध्यम से चीन में, दक्षिणी पूर्वी एशिया, जापान, कोरिया, श्रीलंका आदि देशों में जाते रहे, और उन्होंने बौद्ध संस्कृति और भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार किया। तो पूरे दुनिया से भारत को जोड़ने में बिहारियों की केंद्रीय भूमिका रही है। यानी बिहारी भारत के संस्कृति के झंडे को ढोने वाले लोग हैं, और बिहार के साथ साथ दुनिया भर में भारत की संस्कृति को फैलाने वाले लोग हैं। मध्यकाल में देखेंगे इसी प्रकार बिहार से बहुत सारे लोगों का गमन कई प्रदेशों में हुआ, जिसमें आज के जो कि है मध्य एशियाई देश हैं, आज के जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। अंग्रेज़ों के काल में अंग्रेज़ों ने बहुत सारे बिहार के लोगों को देश दुनिया के दूसरे स्थानों पर गिरमिटिया मजदूर के रूप में बसाया। अपने जी तोड़ मेहनत और अपने सांस्कृतिक पहचान के द्वारा बिहारियों ने जहाँ जहाँ भी दुनिया में गए अंग्रेज़ों के समय में, वहाँ एक विशेष पहचान बनाई। और पूरी दुनिया भर में जो इंडियन डायस्पोरा है, उसमें जो बिहार के लोग हैं उनकी विशिष्ट भूमिका है। आज बिहार के लोगों ने जो विदेशों में किया है उसकी मिसाल आप लैटिन अमेरिका से लेकर और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी तक देखेंगे। बिहार के लोगों ने आज के लैटिन अमेरिकी देश गुयाना, फ्रेंच गुयाना में बिहार की संस्कृति, आज का जो कैरिबियन इलाका है वहाँ बिहार संस्कृति को फैलाया है। क्रिकेट के टीम के जो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट के टीम के खिलाड़ी हैं, उनके नामों में देखेंगे कई सारे नाम आपको ऐसे मिलेंगे जो भारतीय ध्वनि सूचक नाम हैं, हिंदी से मिलता जुलता। उनके सब पूर्वज बिहार से, भारत से गए हुए लोग हैं। तो कैरिबियन इलाकों में भारत की संस्कृति का प्रसार करने में, गुयाना, फ्रेंच गुयाना में प्रसार करने में बिहारियों की भूमिका है। आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो यूरोप में बिहारियों की संस्कृति, बिहार के लोगों के बसने और भारत की संस्कृति को फैलाने के उदाहरण मिलेंगे। दक्षिण अफ्रीका में बिहारी गए और वहाँ बिहार के संस्कृति और भारत की संस्कृति का झंडा गाड़ा, आप देखेंगे। आगे आप देखेंगे मॉरिशस में। आज अगर आप मॉरिशस जाएं तो मॉरिशस में मुख्य रूप से दो ही भाषा महत्वपूर्ण है, फ्रेंच और भोजपुरी।
आपको दुनिया की कोई भाषा नहीं आ रही हो, मॉरिशस अगर जा रहे हैं तो भोजपुरी में अगर आप बात करते हैं मात्र अपने देसी भाषा में, बिहार की भाषा में, तो आपको वहाँ रहने, खाने, पीने और वहाँ पे अगर रोजगार प्राप्त करते हैं, वहाँ पर बस जाते हैं, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसा आप बिहार में हैं, जबकि मॉरिशस जो है दक्षिणी वो हिंद महासागर में आप देखेंगे कि एक द्वीप पे बसा हुआ देश है, ये देखेंगे। बिहारी फिजी में देखे जाएंगे, जो कि प्रशांत महासागर का एक छोटा सा द्वीप है, ये है। बिहार के लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में देखे जाएंगे। और ये अतीत से लेके, प्राचीन काल से लेके, मध्यकाल, आधुनिक काल और आज तक जो बिहारियों का देश दुनिया में प्रसार है, उसके माध्यम से लगातार भारत की संस्कृति के झंडे को, भारत की संस्कृति के ना तौर तरीके को बिहार के लोग दुनिया भर में प्रसार करते रह रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो बिहार है वह क्या है, यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि कैसे जाने। अगर वीरता की बात करें तो भी आपको बिहार उम्दा प्रदेश दिखेगा, ज्ञानियों की बात करें तो भी उम्दा प्रदेश दिखेगा। अगर आप संस्कृति की बात करें तो भी बिहार की संस्कृति बेजोड़ है। और अगर भारतीय संस्कृति के पहरेदार की बात करें तो बिहारी पहले प्रथम पहरेदार के रूप में यहाँ भी सामने आते हैं। और यही है हमारा बिहार। और बिहार का इतिहास और संस्कृति का जो मुख्य पहलू है, इन्हीं में से कई सारे महत्वपूर्ण बातें बिहार पीसीएस के जो सिलेबस में रखी गई हैं, उनके माध्यम से हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। बिहार में और भी कुछ है। संस्कृति की बात करें बिहार की, तो बिहार की संस्कृति में जो भोजन है, खान पान है, वो भी बड़ा उम्दा बेजोड़ है। बिहार का बाटी चोखा पूरी दुनिया में आज मशहूर है। और बिहार का जो विशिष्ट पहनावा है, बिहार की जो बोली है, उसका जो मिठास है, लोगों से बात करने का जो बिहारी का जो अपना तरीका है, वो मिठास है। कई बार इन तरीक़ों से लोग उपहास उड़ाते हैं, लेकिन ये दुनिया है, अच्छे लोगों का हमेशा उपहास उड़ाया जाता रहा है। तो उसे भाषा को लेकर कभी किसी प्रकार का आत्मग्लानि या कभी निराशावादी बात नहीं होनी चाहिए। बिहारी अपने भाषा में जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करता है, उसका मिसाल बुद्ध के काल से लेकर आज तक बना हुआ है, ये ध्यान में रखेंगे। आज बिहारी देखेंगे कि हमने कहा कि जो आधुनिक ज्ञान का जो फील्ड है, चाहे वो टेक्नोक्रेट का फील्ड हो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, हार्डवेयर इंडस्ट्री का, आईआईटी का, आईएसपीसीएस सर्विसेज का, उन सब में बिहारी जो है बहुत अग्रणी है। तो बिहार के लोगों का ये अपना स्ट्रेंथ है और यही है बिहार। और बिहार का जो सिलेबस है वह इन्हीं विशेषताओं में से निकाला गया है, कमीशन ने बनाया है। तो आगे हम आपके लिए वो सिलेबस की बात करेंगे। बिहार का जो सिलेबस है उस पर बात करने के लिए हम चाहेंगे कि थोड़ा सा एक पूरा सिलेबस पे चर्चा कर लें, फिर बाकी बातों को बात करेंगे अपने सेक्शन पे। आज हमने कहा कि बिहार क्या है थोड़ा जाने। यूपी पीसीएस का, वो बिहार पीसीएस का जो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वह जाने। और मैं अपने वाले सेक्शन को मुख्य परीक्षा में बीपीएससी के तहत कैसे पढ़ाऊंगा, क्या तरीका होगा, उसको हम जानेंगे। तो आइए हम जीएस की बात करें। आज आप जानते हैं कि जीएस जो बीपीएससी का जो प्रश्न पत्र है, बिहार पीसीएस, आप जानते हैं कि बीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा है वो उसमें केवल जीएस के पेपर आते हैं। 2-3 साल पहले तक वहाँ एक ऑप्शनल का पेपर भी होता था जीएस के अलावा, लेकिन पिछले परीक्षा से बीपीएससी ने ऑप्शनल हटा दिया और केवल जीएस है। और जीएस जो सेक्शन है उसमें बिहार पीसीएस में है 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आपको जो मेंशन है चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या मेंशन है। पेपर फर्स्ट में है आपका वही इतिहास एवं संस्कृति, इतिहास एवं संस्कृति, और भारत के इतिहास के साथ बिहार पर फोकस करते हुए इसको हम और डिटेल बताएंगे जो एक्चुअली सिलेबस में है। हम पूरे सेक्शन को एक बार हम कि फर्स्ट पेपर में क्या है, सेकंड पेपर में क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो नए होंगे, उस सिलेबस को पहली बार इस बार दे रहे होंगे,
पुराने लोग के लिए भी ये रिकॉल हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो एक ये सेक्शन है। अब इतिहास संस्कृति में सारा हिस्सा आपके मुख्य परीक्षा के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। मुख्य रूप से प्राचीन काल का जो बिहार का जो संस्कृति है उसमें से जो कला और संस्कृति के पहलू हैं उस पर सवाल आते हैं, जैसे मौर्य कला पे, पाल कला पे, पटना कला पे, पटना कलम चित्रकला पे, और देखेंगे कि कुछ गुहा कला पे यानी केव आर्किटेक्चर पे भी सवाल रहता है, कुछ पेंटिंग्स पे रहता है जो बिहार में विशेष रूप से जिस संस्कृति का जन्म हुआ है। और मॉडर्न इंडिया में जो बिहार का जो सवाल आता है उसमें आप देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया में जो 1857 है मुख्य रूप से वहाँ से लेकर 1947 के बीच की घटनाओं पे सवाल रहता है, 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लगभग, यही सिलेबस का भी हिस्सा है। और ये साथ ही साथ जो है बिहार में शिक्षा के विकास के ऊपर आपसे सवाल आता है, और बिहार के लोगों का भारत की आज़ादी की लड़ाई में विशेष रूप से क्या भूमिका थी, तो आधुनिक इतिहास में ये आता है। दूसरा इसमें हिस्सा है वो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम, समसामयिक घटनाक्रम, जिसमें देश के भीतर पिछले 1-2 वर्षों में जो मुख्य घटनाएं हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुख्य घटनाएं हुई हैं, उनके आगे पीछे सवाल होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि इस साल, पिछले साल से ही आप देख रहे हैं, पिछले साल भारत ने G20 का समिट कराया था। G20 का एक विशेष महत्व है। कई सारे इन्वायरमेंटल जो है आप देखेंगे कि दुनिया में समिट होते रहते हैं, और आज के समय में इन्वायरमेंटल क्राइसिस और उसका एक विशेष मूल्य है। भारत में देखेंगे हाल के दिनों में कई सारे समिट हुए हैं। देश और दुनिया के से भारत के जो रिश्ते हैं उसमें कई सारी बातें महत्व की होती हैं। भारत के भीतर हाल में कई सारे नए कानून आए हैं, और उन कानून में से एक बड़ा चर्चित इशू है अभी जो कि एक देश और एक इलेक्शन। ऐसी घटनाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें, इस पे सवाल बनाया जाता है भारत के इतिहास और संस्कृति के साथ साथ फर्स्ट पेपर में। और एक और 70 नंबर का सांख्यिकी पे सवाल होता है, सांख्यिकी आंकड़े आदि से। सांख्यिकी आंकड़ों पे सवाल कैसे होता है कि जब आप लोग पेपर देखेंगे और देखेंगे होंगे ही, तो उसमें बहुत सारे स्टैट से जुड़े हुए मीन मीडियन मोड पे सवाल होता है। आप लोग जानेंगे कि जो आप लोगों को जानना चाहिए कि सिविल सेवा में जो चीज़ें सिलेबस बनाई जाती हैं वो ऐसे नहीं है कि ऐसे तैसे बना दी जाती हैं। एक सिविल सेवक को किन बातों को जानना चाहिए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल बनाए जाते हैं और सिलेबस सेट किया जाता है। तो एक सिविल सेवक को अपने इतिहास और संस्कृति को जानना चाहिए। जानना तो एक आम आदमी को भी चाहिए, क्योंकि हम लोग हैं, ज़रा सोचिए कि हम आप पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद हमें यही नहीं पता हो कि हमारा माता पिता कौन है, तो जीवन भर कुंठित रहेंगे और हमने अपने अस्तित्व का बोध नहीं रहेगा। उसी प्रकार अगर हम इतिहास संस्कृति न जाने तो अपने अस्तित्व का बोध नहीं रहेगा। इतिहास और संस्कृति के जानने से क्या होता है कि हमें अतीत के अच्छे बातों की जानकारी के साथ साथ इतिहास में जो कमियां हैं उसको भी मूल्यांकन करने के लिए हमारे पास समय रहता है, और भविष्य के लिए बेहतर प्लान करने में इससे मदद मिलती है। इसीलिए प्रशासकों को जानना इतिहास बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जो अंग्रेज़ थे वो बाहरी लोग थे, लगभग 200 वर्षों तक उन्होंने भारत पर शासन किया हमारे ऊपर। उनके जुल्म के शासन की तमाम कहानियाँ हैं। अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन करने के लिए सबसे पहले काम किया, वह काम था हमारे इतिहास एवं संस्कृति को जानना। जब आप इतिहास संस्कृति को जानते हैं तभी कहीं के लोगों पर आप शासन प्रशासन बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसीलिए प्रशासकों के लिए इतिहास संस्कृति ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जानना, इसीलिए सिलेबस का हिस्सा है। दूसरा, इसी प्रकार से एक प्रशासक को, भले वो बिहार की धरती पर प्रशासन चला रहा है, परीक्षा के बाद अगर वो SDM बनता है, डिप्टी SP बनता है, वही आगे प्रमोट होकर IAS में IPS में भी प्रमोट होते हैं। बिहार के अलावा डिपुटेशन पे केंद्र में भेजे जाएंगे और साथ साथ देश दुनिया के दूसरे देशों में भी भेजे जाएंगे। इसलिए ज़रूरी होता है कि ऐसे लोगों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से भी जानकारी हो, देश दुनिया के बदलावों की उन्हें समझ हो, और उन पर एक विचार बनाने में
वे कुशल हों, उनके मस्तिष्क में ये बातें ना एनालिटिकल कंसेप्ट और दुनिया को समझने का एक एनालिटिकल डिजाइन उनके मस्तिष्क में हो, ये ध्यान में रहे। इसी प्रकार डेली लाइफ में जो काम करते हैं प्रशासक, उनको बहुत सारे डेटा आंकड़ों को देखना होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक एसडीएम है, तो एक एसडीएम है किसी क्षेत्र में, तो उसे उस क्षेत्र के विकास पर बहुत सारे विकास के लिए काम करना होता है, बहुत सारे सरकार की योजनाओं को लागू करना होता है, शिक्षा के मामले में, सड़क के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। तो सारी चीज़ों को जानने के लिए क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का रेवेन्यू का खर्च होता है, रेवेन्यू कलेक्ट करता है, वही आगे डीएम के रूप में बढ़ता है, तो ये दायरा और बढ़ जाता है प्रमोशन के बाद। तो ज़रूरत होता है कि आंकड़ों का हिसाब किताब लगाने में वह प्रशासक कुशल और सक्षम हो। इसीलिए बिहार में आप देखेंगे सांख्यिकी का एक 70 मार्क्स का जो है और जो सवाल है वो आते हैं, और बड़ा डिटर्मिनेंट होता है, क्योंकि जीएस पे ही बिहार पीसीएस में कॉल होता है, और ये 70 मार्क्स के जो सांख्यिकी है, ये पत्र जो है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारी जो क्लासेज चलेंगी उसमें सांख्यिकी के एक बहुत उम्दा टीचर को हमने बुलाया। हमारे सारे टीचर बहुत उम्दा हैं, जिनको 15-20 वर्षों से अनुभव है पढ़ाने का। और मैं बताऊं उसका उदाहरण कि जिस प्रकार आज बिहार के पेपर में सांख्यिकी आंकड़े का 70 नंबर का पेपर है, 2013 से पहले आईएएस परीक्षा में भी इस प्रकार के सांख्यिकी आंकड़ों का पेपर होता था, 30 नंबर का, बड़ा महत्वपूर्ण होता था। उस दौर से ही पढ़ाने वाले एक शानदार अनुभवी शिक्षक हैं, जो पहले आईएएस के स्तर पर सांख्यिकी आंकड़ों को पढ़ाते थे। तो वो जब पढ़ाएंगे बिहार का ये 70 नंबर के लिए, तो बहुत दमदार तरीके से पढ़ाएंगे और बहुत लाभ होगा। तो हमारे इस पूरे सिलेबस में वे भी 70 नंबर के लिए हैं, और बिहार पीसीएस मुख्य परीक्षा देने वाले लोगों को इसको विशेष लाभ होगा, ये ध्यान में रहे। तो आपका जो फर्स्ट पेपर है बिहार में मुख्य परीक्षा में, उसमें इतिहास संस्कृति है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं हैं, सांख्यिकी है। जो सेकेंड पेपर है उसमें आप देखेंगे तो सेकेंड पेपर में जो चीज़ें हैं उसमें है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था का मतलब पॉलिटी। और हर जगह जो सवाल बनाए जाते हैं उसमें ध्यान में रखना है कि जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, शासन चलाने की जो प्रणाली है, उसके साथ साथ बिहार की जो राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली है, आपस में जोड़ते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे राज व्यवस्था है ना, भारत प्लस बिहार को जोड़ते हुए बिहार के संदर्भ में। मान लीजिए बिहार में सरकार अभी कोई कानून ले आई है, तो उस कानून का क्या बिहार के संदर्भ में महत्व है, और एक राज्य के कानून और केंद्र के कानून के बीच संबंधों में उसको लेकर क्या असर है। तो इस प्रकार की बातें आपको यहाँ इसमें सवाल में पूछी जाएंगी। जो राज व्यवस्था से सवाल ऐसे रहते हैं कि राज व्यवस्था हो, या हमने कहा कि इधर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या एवं इतिहास संस्कृति ही न, भारत के साथ जोड़ते हुए इन सवालों को पूछा जाता है। राज व्यवस्था में ऐसा नहीं हो केवल बिहार का जो पॉलिटी है उसी पे सवाल रहे, भारत के राजनीतिक तंत्र और शासन प्रणाली के साथ बिहार के शासन प्रणाली को जोड़ते हुए रहे। तो जो अभ्यर्थी पढ़ते हैं वो ध्यान में रहे कि भारत के संविधान के साथ बिहार में जो राजनीतिक संवैधानिक घटनाएं हैं उनको जोड़ते हुए, करंट से अपडेट करते हुए इस इशू को देखना चाहिए। दूसरा, इसके अलावा देखेंगे तो भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। भूगोल अर्थव्यवस्था में कि जो भारत है, भारत के जो भौगोलिक विशेषता है, भूगोल में कई सारे बातों के आगे पीछे सवाल रहता है जो सिलेबस का हिस्सा है, भौतिक भूगोल पे, मानव भूगोल पे, है ना, भारत के भूगोल पर, और वो सारी चीज़ें बिहार से जोड़ते हुए पूछी जाती हैं। जैसे बिहार का अपने आप में अनूठा कई सारे भौगोलिक विशेषता है कि ये तराई वाला प्रदेश है, बाढ़ग्रस्त प्रदेश है, प्रकृति की बहुत सारी चुनौतियां हैं, आपदाएं हैं, तो उससे जोड़ते हुए उन चुनौतियों से कैसे एक प्रशासक को निपटना चाहिए, जब भूगोल के सवाल रहेगा तो उससे बनेगा। अर्थव्यवस्था बिहार की कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था के साथ बिहार की अर्थव्यवस्था को तुलना करते हुए बिहार में उद्योगों की स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, बिहार में आर्थिक विकास, रोड सड़कों की स्थिति क्या है, कहाँ उनमें कमियां हैं, हाल में सरकार की कोई बेहतरीन योजना है आर्थिक विकास के लिए, तो उस पर सवाल रहते हैं। भूगोल और अर्थव्यवस्था भी उसी प्रकार से है
कि भारत के साथ बिहार को टच करते हुए यहाँ अक्सर देखा गया है थोड़ा बिहार पे विशेष बल होता है, क्योंकि जो प्रशासक होते हैं मुख्य रूप से जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज से जो चयन करने वाले लोग हैं, जो प्रांतीय सेवाओं के जैसे बिहार में, तो उनको प्रांतीय विषयों पे मुख्य रूप से काम करना होता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो बिहार के जो रीजनल इकोनॉमी और रीजनल जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं उसके उन्हें जाने। इसके अलावा देखेंगे जो तीसरा बात है भूगोल अर्थव्यवस्था क्या है, वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आज का ज़माना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है और एक आम आदमी से लेकर प्रशासक सबको विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जानना होता है, समझना चाहिए और जानना चाहिए। आज के जीवन में बिना विज्ञान के कोई नहीं है, भले वो पढ़ा लिखा ना हो। एक अनपढ़ व्यक्ति के पास भी हाथों में मोबाइल है और वह मोबाइल विज्ञान के ही आविष्कार की देन है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति तो उतना ही समझदार और स्मार्ट होना चाहिए, जानना चाहिए। प्रशासक जितने निर्णय लेते हैं उन प्रशासकों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खासकर डेली लाइफ में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो अपडेशन है उन्हें वो जाने, क्योंकि प्रशासन चलाते समय इसकी विशेष रूप से ज़रूरत पड़ती है। आज जो हमारा देश है भारत, वो देश और दुनिया भर में बड़ी तेज़ी से इमर्ज कर रहा है। पिछले दो दशकों से लगभग ये यात्रा चालू है। लगभग 1990 में जो रिफॉर्म हुए थे, आर्थिक सुधार, तब से लेके समय के साथ गति आती रही है। पिछले दशकों में और इसमें तेज़ी आई है। जब भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक बात हो और प्रशासकों से और बिहार की तैयारी करने वाले सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि ध्यान में रहे, अपना ये मस्तिष्क और सोच का दायरा संकुचित करते हुए कभी भी प्रशासन की तैयारी नहीं कीजिएगा। ध्यान में रहे, किसी भी राजनीतिक दल का विचारधारा विशेष, किसी भी जो है जाति का विचारधारा, किसी भी धर्म की विचारधारा से नहीं प्रभावित होते हुए सारे विचारधाराओं का समान महत्व आपके जीवन में होना चाहिए, आपके सोच में होना चाहिए अगर आप प्रशासक बन रहे हैं। हाँ, एक चीज़ महत्वपूर्ण है, वो है भारत, इसकी संस्कृति, राष्ट्र, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हमेशा ये चीज़ आपके जहन में और दिलो दिमाग में महत्वपूर्ण होना चाहिए। भारत का संविधान, इसकी कानून व्यवस्था, ये होना चाहिए। भले हम किसी जाति से हों, किसी पर्टिकुलर धर्म से हों, किसी क्षेत्र विशेष से हों, लेकिन जब एक प्रशासक के रूप में आपको काम करना होगा तो इन सबसे ऊपर उठ के एक जो कानूनी और संवैधानिक जिम्मेदारी है, दायित्व है, उसके तहत काम करना होगा। और जो प्रशासक होते हैं उनका सामान्य चरित्र न्यूट्रलाइज होना चाहिए, एक तटस्थ होना चाहिए इन बातों से, तभी वो देश का प्रशासन और प्रांत का प्रशासन बेहतर ढंग से चला सकते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ज़रूरी हो जाता है कि प्रशासकों को इस प्रकार से साइंटिफिक टेम्परामेंट से होना चाहिए और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनको जानकारी। तो आज हमने कहा कि अपना देश जो है हाल के दिनों में विज्ञान और तकनीकी के मामले में पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से तरक्की किया है, आर्थिक के साथ साथ। उसमें खासकर बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में आप देखेंगे कि हम चांद तक आज मिशन भेज रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देख रहे हैं कि हमारी देश की कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं कि कोरोना जैसे बीमारी का उन्होंने टीके का आविष्कार किया। भारत का जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो दवा निर्माण कंपनी, दुनिया में उनकी बड़ी साख है, पहचान है और अच्छी दवाएं बनाते हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स के मामले में, स्पेस के मामले में, डिफेंस के मामले में आज हम दुनिया के चौथे पाँचवें, कई सारे मामलों में, कुछ मामलों में दूसरे तीसरे पर एक देश हैं। और हर क्षेत्र में हम ये तरक्की कर रहे हैं, वो विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामले से। और जो ये तरक्की होती है उसमें ये तरक्की मुख्य रूप से इंजीनियर और वैज्ञानिकों के माध्यम से होता है, लेकिन सबको पॉलिसी देने का काम प्रशासक करते हैं। इसलिए प्रशासकों को भी जरूरी होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी जानना। यही मोटे तौर पर आपका सिलेबस का हिस्सा है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। और आपको मैं बता दूं कि इसी पे आपका मुख्य रूप से होता है क्या, सिलेक्शन जीएस का। और इसके साथ प्लस इसमें है ऐसे निबंध, और निबंध का पेपर होता है, और निबंध के पेपर भी इसमें मार्क्स जुड़ते हैं। और निबंध पे भी आपको क्लासेज चलेंगी, अलग से शिक्षक रहेंगे, उस पर भी टिप्स देंगे 2-4 दिन का, ताकि एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, तरीका क्या होना चाहिए। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि विजय वेद पहली बार कोचिंग खोल रहा है, लेकिन पढ़ाने का अनुभव लगभग 15 साल से है। दूसरे बड़े संस्थानों में हमने लंबे समय से पढ़ाया है। और हमारी टीम का हर मेंबर 15 से 20 साल, 25-25 साल पुराना है, जिसके मार्गदर्शन में हमने कहा कि आईएएस, मुख्य रूप से पीसीएस, है ना, हम लगातार इन्हीं परीक्षाओं की तैयारी कराते रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए छात्र लगभग हर प्रांत में मिलेंगे,
और नॉर्थ इंडिया में कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि एक ज़िले में 2-2 3-3 लोग होते हैं। मैं इतिहास और संस्कृति का मुख्य रूप से शिक्षक के रूप में जाना जाता रहा हूँ और विद्यार्थी जो प्रेम करते हैं उसको लेकर के मुझे कई बार एहसास होता है कि ईश्वर ने मुझे जो ये विद्यार्थियों के माध्यम से प्रेम दिया है वह इस जीवन में एक धन्य होने वाली बात है कि मेरे इतिहास और संस्कृति के सेक्शन भले मैं जिन संस्थानों में पढ़ाता रहा हूँ उससे अलग के संस्थानों में भी विद्यार्थी दूसरे किसी संस्थान में पढ़ने वाले हैं वो भी खरीद करके और पढ़ते हुए दिखते हैं। कई बार तो ऐसे, अब आप अपने देश में देखेंगे कि कई सारे संस्थान उमड़ा रहे हैं, हर संस्थानों की एक अलग भूमिका रहती है, हर जगह से लोग बनते हैं। मेन चीज़ प्रशासक बनने के लिए जो विद्यार्थी है उसका अपना मेहनत और उसका अपना मेहनत और अपना लगन होना चाहिए और अच्छे ट्रेनर होना चाहिए, इसी का संगम होता है ना। तो मेरा एक सौभाग्य ये रहा है कि जिन जिन संस्थानों में मैंने पढ़ाया है वहाँ तो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं और जानते ही हैं। जिन संस्थानों में मैं नहीं पढ़ाया है उनके भी विद्यार्थी भी खासकर आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न इंडिया के नोट्स खरीद के मार्केट से मुझे पढ़ते रहे हैं। और वो कई बार ऐसा होता है कि वो चूँकि जिन संस्थानों में मैंने पहले पढ़ाया था वो संस्थान बाहर यूट्यूब पे प्रसारण नहीं होता था, पहले ट्रेडिशनल होता था और ऑनलाइन क्लासेज का प्रसारण बहुत नहीं करते थे, इसलिए वो चेहरा बहुत नहीं देखे होते हैं, लेकिन मेरे नाम का नोट्स पढ़े होते हैं। विजय वेद सर, इतिहास संस्कृति, आधुनिक भारत, यहाँ तक कि कई सारे लोगों ने उसको अमेजन और आप देखेंगे फ्लिपकार्ट पे भी पोस्ट कर रखा है मेरे नोट्स को, वो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं और एक शिक्षक के लिए यही बड़ी बात होती है। इसका उदाहरण मैं बता दूं कि प्रयागराज और दिल्ली मुखर्जी नगर से विशेष मेरा नाता रहा है, यहीं लगभग 15 वर्षों में मूवमेंट करके दोनों जगहों पे मैं पढ़ाता रहा हूँ। प्रयागराज में मेरे एक मित्र हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं, तो एक बार उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में बुलाया। शाम का समय था, दिन भर का क्लास लेके मैं थोड़ा थक चुका था, मैं शाम को पार्टी में गया तो वहाँ मुझे 2 IRS अधिकारी मिले, IAS अधिकारी, जो अभी अभी नया नियुक्ति हुआ था, वहाँ पहुँचे थे। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आराम से गया था। बहुत सारे ऐसे शिक्षक मिलेंगे आपको कि जब चलते हैं तो गाने आते हैं, 4 लोग आगे पीछे आपको मिलेंगे उनके बाउंसर के तौर पे, लेकिन मैं सिंपल आदमी कहीं भी अकेले घूमता हूँ आराम से, क्योंकि हर जगह मेरे पढ़ाए हुए छात्र हैं तो ये कॉन्फिडेंस तो रहता है कि मेरी सुरक्षा सब कर रहे हैं, प्रशासन कर रहा है। तो मैं वहाँ गया तो एक छात्र आया जो नया नया अभी IAS बना था और पहला बार डिपुटेशन पे, पहली बार देखेंगे कि जो शुरुआती जो पीरियड होता है उनका प्रोबेशन पीरियड, उसमें था वो। तो आया और मेरे पास आके खड़ा हो गया, कहा कि आप विजय वेद सर हैं? हमने कहा कि जी बताएं। उसने कहा कि उसको भरोसा नहीं हुआ, कहा सही में विजय वेद सर हैं आप? कहे कि जी बिल्कुल है, पूरा है ऊपर से नीचे तक। फिर वो चला गया। थोड़ी देर बाद एक और दूसरे छात्र को लेकर के आया और वह भी नया अधिकारी, और वो भी IRS था, क्योंकि प्रयागराज ऐसा है कि जहाँ देखेंगे कि पूर्वांचल के कई जिलों को जोड़ते हुए वो राजस्व का एक सेंटर है, तो वहाँ पे जो नए नए अधिकारी जाते हैं प्रोबेशन में, उनको ट्रेनिंग के लिए 2-4 को भेजा जाता है। वह दूसरा जो IRS अधिकारी था, IAS, वो मुझे पहचान रहा था। उसने पैर छुआ, प्रणाम किया और कहा कि सर हम दोनों लोग आपसे पढ़े नहीं रहे हैं सीधे से, लेकिन आपका नोट्स पढ़ हमने मार्केट से उठाया, क्योंकि हमारे दोस्त बहुत प्रशंसा करते थे कि आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया बहुत अच्छा है सर का। और जब हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों ने दूसरे जगहों पे जो पढ़ा था तो उससे सवाल नहीं बनते थे, लेकिन जब हमने आपको पढ़ा तो कभी ऐसा नहीं रहा कि कोई सवाल हम लोगों से छूटा हो, और हम लोग को लगता था कि ये आदमी जो पढ़ाया है ऐसा, वो आदमी कैसा दमदार होगा, ज़रा मिला जाएगा। तो आप हम लोगों के वो गुरु हैं जो एकलव्य ने जैसे किसी को मान लिया है। हमने कहा कि देखो, बड़ा मुझे अच्छा लगा। जाहिर सी बात है, गुरु होने पे जब छात्र इस प्रकार प्रशंसक हो कि आपको पढ़े हों, आप जानते भी नहीं हो और प्रशासक हों। ऐसा उदाहरण बिहार में भी है। बिहार में एक डिप्टी SP लड़की हैं, श्वेता, जो कोरोना पीरियड में ऑनलाइन पढ़ी थी हमसे हिस्ट्री ऑप्शनल। आज तक मैं उनको देखा नहीं हूँ, वो मुझे ऑनलाइन देखी हैं, लेकिन वो डिप्टी SP हैं और ऑप्शनल पढ़ने के बाद उनके मार्क्स में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। मैं हमेशा मानता हूँ कि मार्क्स वगैरह जो भी आप लाते हैं, जो आप चयन होते हैं, सब में मुख्य भूमिका आपकी होती है। आप में वो शक्ति, वो लगन रहेगा तभी होगा। हम लोग बस एक माध्यम हैं और हमारी जिम्मेदारी मैं कोशिश करता रहा हूँ कि बेहतर ढंग से निभाऊँ। तो श्वेता आज डिप्टी SP के रूप में हमेशा बात होती रहती है। वो मेरे से पढ़ने से पहले भी उनका बिहार में चयन हो रहा था, लेकिन निचले पोस्ट पे होती थी। एक बार हिस्ट्री पढ़ा उन्होंने, उसमें काम भी मैंने बड़ा किया था। और श्वेता के बैच में 2-3 और हैं, एक और हैं कंचन झा जो SDM बिहार में रही हैं। इस प्रकार और 2-3 जो कि हैं, पंकज अग्रवाल हैं SDM।
तो बिहार में मेरे पढ़ाए हुए एसडीएम, डिप्टी एसपी, दूसरे पदों पे तमाम सारे छात्र हैं। तो हमने कहा कि वो जो कहानी जब हुई तो फिर बड़ा अच्छा लगा। रात में मुझे ये बात को लेकर के बड़ा सुकून मिला। ईश्वर को मैंने धन्यवाद दिया कि कहीं भी आदमी रहे लेकिन दूर दूर तक जब लोग याद करें और आप लोगों के दिल में बसते हैं, हृदय में बसते हैं, यही असली कमाई है और असली यही मूल्य है। जीवन में बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन शिक्षक होने के नाते जब आप लोग एक सम्मान देते हैं तो किसी भी शिक्षक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे लिए भी यही रहा है। और हमारे साथ जो शिक्षकों की पूरी टीम है वो सारे शिक्षक इसी प्रकार से उम्दा मिलेंगे। और हम लोग नए हैं तो हम लोग और बेहतर काम करेंगे, इस पर हमारा टास्क होगा, ये ध्यान में रहे। और हम काम करेंगे और आपके बीच, लोगों के बीच में अपने काम के बल पर, अपने तरीकों के बल पे हम स्थान बनाएंगे, और ये ध्यान में रहा। और ये जो बिहार पीसीएस का कोर्स का जो फीस है हमने इसलिए बहुत कम रखी है। ये जितने टीचर हैं, एक संस्थान का संस्थापक होने के नाते मैं बताऊं कि इनको मैं बड़े बड़े पेमेंट पे लाया हूं। और मैंने इस बात को मैंने कहा कि भाई जो शिक्षक हैं, और ये भी इतने अच्छे लोग हैं कि हमारे साथ आकर के जुड़े, और सब लोग जो कि पूरी शक्ति और क्षमता से आप लोगों को पढ़ाएंगे। और इसी वजह से मैंने, चूँकि ये बिल्कुल शुरुआत था और इसमें ऐसे विद्यार्थी ज़्यादातर मेंस वाले होते हैं जो पहले से कहीं से पढ़े होते हैं, तो हमने कहा कि भाई इसकी फ़ीस कम रखो। अब ऑनलाइन फ़ीस सीधे नहीं बताएंगे, देख ही रहे होंगे ऐप पर आप लोग। जो लोग यूट्यूब पे हमें देखेंगे वो जाने कि हमारे ऐप पे जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा, है ना, आसानी से, और ऐप पे ज़रूर जाएं। इस कोर्स के अलावा भी भविष्य में हम लोग आईएएस का, पीसीएस का, दूसरे तमाम कोर्सेज लाएंगे, अच्छे गुणवत्तापूर्ण मटेरियल लाएंगे। हमारे टीम में केवल शिक्षक ही अच्छे हमने नहीं रखे हैं, बल्कि जो हमारे टीम में आप देखेंगे कि जो साथ में जो मटेरियल तैयार करने वाले, सामग्री और कंटेंट तैयार करने वाले लोग हैं वो भी बड़े उम्दे हैं, जो मेंस दिए हुए, इंटरव्यू दिए हुए, सिविल सेवा की तैयारी में, परीक्षाओं में जो ये रहता है कंटेंट, उस कंटेंट के साथ खासियत ये है कि उसमें दम होना चाहिए, ताकि आप बेहतर ढंग से अपनी बात को लिखें और गुणवत्तापूर्ण ढंग से लिखें। इस बात का हमने ध्यान रखा है, इसलिए टीम हमारी बहुत उम्दा है। यहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। तो हमने कहा कि ये समझ लें कि मुख्य परीक्षा का जो जीएस का है वो यही है, और 300-300 मार्क्स के जो है प्रत्येक पेपर होते हैं। आप देखेंगे इसी पे मेरिट बनती है। और तो हम ये पूरा जो मेंस परीक्षा का जो सिलेबस है, जो मेरिट है, उस पर हम लोग पूरी टीम लेगी। और हमारा जो सेक्शन ये प्रारंभ होगा, हमने कहा कि आज हम ओवरऑल बात करेंगे कि बिहार की परीक्षा की तैयारी करें तो बिहार दिमाग में होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से भी आएंगे, और जो बिहार के भी लोग हैं, भले बिहार के में उनका घर है, वो जाने कि वो बहादुर हैं, वो ज्ञानी हैं, उस संस्कृति के समृद्ध हैं, दिलों के अच्छे लोग हैं, उनके पूर्वज भी ऐसे रहे हैं और वो भी आज ऐसे हैं। इसलिए एक बिहार पीसीएस की तैयारी करते समय दिल और दिमाग में ये बातें होनी चाहिए। तार्किक विश्लेषण, है ना, लगन, मेहनत को फ्रंट पर रखते हुए आप खूब मेहनत करें, काम करें, सिलेबस को करें। अभी कई सारे उठा पटक है, अभी पीटी के रिजल्ट के बाद एक, उन सब चीज़ों से परे होते हुए जिन लोगों ने अच्छा इस बार किया है वो ध्यान में रखें कि वो डिसीजन जब होगा कि मान लीजिए परीक्षा फिर से हो या यही परीक्षा फिर से उसी को रखते हुए रिजल्ट है हो, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में लें, लेकिन हमेशा पढ़ते रहना आपके हाथ में है। इसलिए तैयारी में विचलन नहीं होनी चाहिए, फोकस हमेशा आपको अपने लक्ष्य पर रहना है, और उसी में हम आपके साथी हैं। जो ये विभिन्न जो सेक्शन है ये हम पढ़ाएंगे। और हमारी क्लास कल से विधिवत इतिहास संस्कृति से, जिसमें शुरू में हम पहले संस्कृति वाला सेक्शन पढ़ाएंगे, फिर मॉडर्न इंडिया के सेक्शन पढ़ाएंगे। हमने अपने क्लास में थोड़ा सा ब्रेक रखा है। शुरुआत हम जो है हिस्ट्री से करेंगे, और आप लोगों को जो हिस्ट्री पढ़ना होगा उसमें बिहार का मॉडर्न इंडिया भी और बिहार की कल्चर भी, खासकर एंशिएंट वाला। तो हम पहले कल्चर पढ़ाएंगे, उसके बाद ब्रेक देते हुए दूसरे शिक्षक को लगाएंगे, क्योंकि हमारा प्रयागराज में भी एक सेंटर बन रहा है, तो थोड़ा सा वहाँ भी मूवमेंट रहेगा। दोनों जगहों पे हम देखेंगे। और फिर से जब बाकी शिक्षक जब पढ़ा लेंगे तो फिर जो मॉडर्न इंडिया मेरा बढ़ा रहेगा बच्चा, वो आके हम पढ़ाएंगे। दूसरा चीज़, अब थोड़ा सा आते हैं और कुछ पहलुओं पर बात करते हैं कि जो बिहार का जो सिलेबस है उस पर हम बात करें। तो हमने मोटे तौर पे आपको कहा था कि यह है बीपीएससी में, बिहार में जो यूपीएससी ने जो सिलेबस जो दिया है उसमें कमीशन का ये लाइन है जो आपके सामने आपको दिख रहा है। कमीशन ने हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो कमीशन ने कुछ बातें कही हैं कि भाई हम जब सवाल पूछेंगे आपसे
वो सवाल जो है हमको आपको जो कि हम इस रूप से पूछेंगे, इस ढंग से पूछेंगे। ये कमीशन कहता है। तो कमीशन का जो सवाल है सिलेबस में, वो जो सिलेबस है कमीशन का मुख्य परीक्षा में, तो कई बातें हैं। सुन लीजिए, कमीशन एक सिलेबस दे देता है, लेकिन उस सिलेबस मात्र को आप नहीं समझ सकते हैं। कोई एक्सपर्ट जब आपको समझाए, चाहे वो शिक्षक हो, कोई आपका सीनियर हो, और जब आप तैयारी एक निश्चित दिशा में करें, तब जाके पता चलता है कि इस सिलेबस को हमें कैसे पढ़ना है। और टीचर से पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि आपको एक दिशा मिलती है, गुणवत्तापूर्ण सामग्री मिलती है, आपको उच्च स्तरीय बहस मिलता है उस विषय के आगे पीछे। तो जो चीज़ अकेले आप जो है वर्षों में सीखेंगे, वो कुछ महीनों में, कुछ दिनों में सीख लेते हैं। तो शिक्षकों की भूमिका यही महत्वपूर्ण होती है, ये ध्यान में रहे। अब आप देखेंगे कि बिहार के मेंस परीक्षा में जो इतिहास संस्कृति का जो सिलेबस है जिसे मैं पढ़ाऊंगा, उसमें ये चीज़ें मेंशन है कि भारत का जो इतिहास है उसमें भी आधुनिक इतिहास, भारत के इतिहास में एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री पे बिहार के कमीशन में सवाल नहीं रहेंगे, ध्यान में रहे। हिस्ट्री में आधुनिक पे रहेंगे और संस्कृति पे रहेगा। संस्कृति में खासकर एंशिएंट मेडिवल वाले में जो बिहार में जो संस्कृति के विकास क्रम है उस पर, और इतिहास में आधुनिक इतिहास मुख्य रूप से एंशिएंट और मेडिवल पे नहीं रहता है। और इसमें भी जो आधुनिक इतिहास है भारत का, उसमें हमने जो सिलेबस में पहले ही आपको समझाया, हमने जो अपना डिवीज़न किया था, देखिए ये है, वहाँ भी हम आपको यही समझा रहे थे, अभी भी वही समझा कि जब आधुनिक भारत का इतिहास बिहार में सवाल पूछे जाते हैं, तो बिहार का आधुनिक भारत के इतिहास के साथ जो मुख्य जुड़ाव है वो काफ़ी मुख्य होता है। और सिलेबस मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी का मध्य, 19वीं शताब्दी का मध्य हो गया लगभग 1850। तो ये 1850 से लेके 1947, इतिहास तो काफ़ी लंबा समय का घटना है, आज से हजारों लाखों वर्ष से। लेकिन हर चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है प्रशासकीय दृष्टि से, इसलिए प्रशासकीय दृष्टि से जो मेजर बातें आधुनिक कालखंड की हैं उसमें 1850, और इसका मुख्य रूप से 1850 का मतलब होता है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह अपने देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीयों के बगावत का एक प्रमुख उदाहरण था। अंग्रेजों के शोषण और जुल्म के खिलाफ भारतीयों ने बगावत की थी। 1857 से पहले भी उदाहरण मिलते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे विद्रोह हुए थे, लेकिन जो 1857 में हुआ था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी बड़ा था, और उसका प्रभाव भी काफ़ी बड़ा था, यहाँ तक कि उसकी बातें आज भी महत्व रखती हैं। उसमें बिहार के लोगों ने विशेष भूमिका निभाई थी, खासकर कुंवर सिंह जी, अमर सिंह जी, और इन लोगों ने बिहार में जो नेतृत्व किया था, ब्रिटिश राज को चुनौती दिया था, उसकी मिसालें हैं। तो सवाल सिलेबस यहीं से आधुनिक भारत का चालू होता है 1850 से 1947, आप देखेंगे। और साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में जो बिहार के लोगों की भूमिका थी, आज़ादी की लड़ाई भारत के सभी लोगों ने मिलकर लड़ी, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, पूर्वी भारत से लेकर दक्षिण पूर्वी भारत, उधर जो कि है मणिपुर और जो है नागालैंड से लेकर के, और इधर गुजरात तक, उधर आज के पाकिस्तान तक, सभी भारतीयों ने लड़ी। उस पर भी सवाल रहेंगे। साथ साथ उस लड़ाई में बिहार के लोगों की क्या विशिष्ट भूमिका है, इस पर विशेष बल देता है। और उसमें तमाम आंदोलन रहे हैं, तमाम घटनाएं रही हैं। आज़ादी की लड़ाई में समाज के हर सेक्शन में भूमिका निभाई थी। बिहार के समाज में बुद्धिजीवियों की भूमिका के साथ साथ आम ग्रामीण, SC ST सवर्ण, है ना, पिछड़े जाति के सभी लोगों ने लड़ाई में भूमिका निभाई थी, क्योंकि शोषण सबका हो रहा था और विदेशी जो जुल्मी थे वो सबका शोषण कर रहे थे और सबको देश से हटाना था, इसलिए सम्मिलित लड़ाई थी। तो उसमें विशेष रूप से जनजाति जो होते हैं, ट्राइबल, उनके द्वारा जो भी अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था गया था, उसकी बड़ी भूमिका है। उन विद्रोहों में संथाल विद्रोह और साथ साथ बिरसा मुंडा आंदोलन, मुंडा विद्रोहों की विशिष्ट भूमिका है। इस पर सवाल अक्सर रहते हैं। तो आज़ादी की लड़ाई में जो जनजातियाँ हैं, ट्राइबल्स, उनकी भूमिका क्या थी। इसके अलावा आज़ादी की लड़ाई में आप देखेंगे कि विभिन्न आंदोलन समय समय पर घटित होते हैं रहे हैं, और ख़ासकर जो गांधी जी का जो गांधीवादी जो चरण है, हम जब पढ़ाएंगे मॉडर्न इंडिया उसमें आपको समझाएंगे,
उस दौर में चंपारण सत्याग्रह। अब देखेंगे कि भारत की आज़ादी की लड़ाई, हमने कहा ना कि अगर बौद्धिक दृष्टि से आप देखे हैं और बिहारी होने का अगर आप सोचें कि बिहारी होना क्या है, तो हमने कहा था कि बिहारी होने का मतलब है वीर बहादुर। बिहारी होने का मतलब है भारत का इतिहास का लेखन करने वाला। हमने कहा कि भारत के इतिहास का राजनीतिक लेखन बिहार की धरती से हुआ है, साम्राज्य बिंबिसार के समय से यहीं से बना है। तो आपको अनुभूति होगी कि बिहारी का मतलब है प्रथम साम्राज्यवादी, बिहारी का मतलब बहादुर, बिहारी का मतलब ज्ञानी, बिहारी का मतलब है बिहार का, भारत के संस्कृति का दुनिया में प्रसार करने वाला। उसी प्रकार आप देखेंगे बिहारी का मतलब है और बिहार जगह का मतलब है कि अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में बिहार के लोगों ने ही लड़ाई का पहला दरवाज़ा खोला, बिगुल जो कि है बजाया सुव्यवस्थित रूप से, और उसका प्रतीक है चंपारण सत्याग्रह। इसी सत्याग्रह में प्रतिनिधित्व किया था गांधी जी ने, और यहीं से जो शंखनाद हुआ और लोगों का मोबिलाइजेशन हुआ, लोगों की जो लामबंदी हुई, चंपारण आंदोलन बदलते बढ़ते भारत की आज़ादी की लड़ाई में बदलता चला गया। और एक साथ चंपारण में जो शुरुआत हुई, चंपारण ने देश के दूसरे हिस्सों को जोड़ता समय के साथ चला गया, और इस प्रकार यहीं से असली बिगुल है। तो चंपारण आज़ादी की लड़ाई का एक ऐसा मोड़ है कि क्षेत्रीय लड़ाई को देश के अखिल भारतीय लड़ाई में बदल देता है। ये हम जब पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। चंपारण के बाद और भी कई सारे आंदोलन हैं। एक बात ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं होता है कि सिलेबस में जो दिख रहा है सवाल केवल उसी पे पूछा जाए। सिलेबस में मोटे तौर पे जो कही जाती हैं उसके भीतर जाके कई चीज़ों को पढ़ना होता है और सवाल उस पर भी होता है, ये ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ जो सवाल आपसे किए जाएंगे उसमें आज़ादी की लड़ाई में चंपारण सत्याग्रह के साथ साथ असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो विशेष रूप से। तो सिलेबस में जो सीधा मेंशन है उसको विशेष पढ़ने के साथ साथ जो अप्रत्यक्ष रूप से मेंशन है, जो सीधे नहीं दिख रहा है लेकिन होता है, उसको भी आपको पढ़ना होता है। और यही चीज़ हम फ्रेम करके आपको बताएंगे कि देखो सिलेबस में डायरेक्ट ये है लेकिन इनडायरेक्ट ये भी है, इसको भी पढ़ना है। और उन सारे पहलू पर, चाहे वो आधुनिक वाला हो चाहे संस्कृति वाला हो बिहार का, उस पर हम काम करते समय के साथ जाएंगे। और अगले 5 दिनों में पहले कल्चर पर भी डिबेट करेंगे और फिर मॉडर्न इंडिया। तो भारत की यह ध्यान में रहे। देखिए, जब इतिहास की बात आती है तो केवल ऐसा नहीं होता है कि जो कोई विद्रोह हो, कोई आंदोलन हो, लड़ाई हो, उसी को जाना जाए। आज हमारा जो देश है अपना, ये जिस रूप में हमें आपको दिख रहा है, आज हम उसके निर्माण में, विकास में हम लोग योगदान दे रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने भी बड़ा योगदान दिया है। और ख़ासकर आज़ादी की लड़ाई के कुछ नेताओं की बड़ी विशिष्ट भूमिका रही है अपने देश और प्रदेश के विकास में। उनके विचारों का, उनके तरीकों का, उनके सिद्धांतों का, वो सिद्धांत और विचार इतने मूल्यवान हैं कि हम अपने जीवन से निकाल ही नहीं सकते हैं। इसी को भी सिलेबस में इस बात को भी रखा गया है। तो देखेंगे कि कह रहा है सिलेबस की देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू, इन पे भी हम सवाल आपसे पूछेंगे और सवाल पूछा गया है। गांधी के बिना आधुनिक भारत के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती। ये गांधी जी हैं जिनके नेतृत्व में पूरा भारत खड़ा हुआ और शुरुआत इसी चंपारण बिहार की धरती से हुआ। और गांधी के जो विचार हैं इतने मानवतावादी हैं, चाहे उनके सामाजिक विचार हों, राजनीतिक हों, आर्थिक हों, धार्मिक, सांस्कृतिक, कि जीवन में हमेशा उसका मूल्य रहेगा। जब जब हमारे जीवन में अंधेरा रहेगा, गांधी के सिद्धांतों और विचारों की भूमिका हमेशा प्रमुख रहेगी। तो एक प्रशासक को जानना चाहिए कि गांधी के विचारों की क्या भूमिका थी और आज़ादी की लड़ाई में उनका क्या रोल था। रविन्द्रनाथ टैगोर एक मानवतावादी, मनीषी, कवि, विचारक रहे हैं। वे केवल भारत और प्रदेश और स्थान की नहीं सोचते थे, वो दुनिया का के बारे में भी सोचते थे। तो उनके मानवतावादी मूल्यों का भी बड़ा महत्व है। इसी प्रकार से नेहरू हैं, उनके राजनीतिक, सामाजिक विचार बड़े इम्पोर्टेंट हैं। आज़ादी की लड़ाई के बाद नेहरू की सोच का एक विशेष प्रभाव था भारत के विकास में, और नेहरू का भी अपना योगदान है आज़ादी की लड़ाई में। जो फेसबुक पे, जो गॉसिप के मामले में, सोशल मीडिया पे जो आम लोग लिखते हैं हमारे नेताओं के बारे में बुराई, चाहे वो गांधी जी के बारे में, नेहरू के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, चाहे किसी के बारे में भी, अपने नज़रिए से जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले
ऐसे लोग जो बुद्धिजीवी प्रकार के नहीं होते हैं, बल्कि एक आज के समय में जो रील वाले और आप कह सकते हैं कि थोड़े से नए नए प्रकार के जोशीले जो नौजवान हैं, जिनका बहुत बौद्धिकता से लेना देना नहीं होता है, तो उनके सोचने और एक प्रशासनिक परीक्षा के तैयारी करने वाले छात्रों के सोचने में अंतर होना चाहिए। तो उनके जैसे आप लोग नहीं सोचेंगे। इन नेताओं पे कई बार मीम मिलते हैं, कई बार निगेटिव तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ये सब बातें बड़ी गलत हैं। किसी भी नेता या विचारक की अच्छाई और अच्छे मूल्यों के साथ साथ कमियां तो रहेंगी, स्वाभाविक है। तो हमें उनकी कमियों को नहीं देखना है, उनके सिद्धांतों को देखना है। तो आप देखेंगे नेहरू जी का भी एक अपना बड़ा योगदान रहा है, और यह भी रहता है कि कई बार इन विचारकों में आपस में तुलना करते हुए गांधी बनाम नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर और जो बनाम गांधी, इन पे भी सवाल रहते हैं। तो हम इसको भी देखेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे नेता हैं जो बिहार से विशेष रूप से जुड़े रहे हैं, उनको सीधे नाम नहीं है लेकिन सवाल उन पे भी रह सकते हैं, जिसमें एक प्रमुख नाम है, आप देखेंगे राम मनोहर लोहिया। इनकी विशिष्ट भूमिका रही एक समाजवादी विचारक के रूप में, है ना। आज़ादी की लड़ाई में खासकर कांग्रेस के भीतर समाजवादी पार्टी बनाकर इन्होंने जो गरीब कमज़ोर वर्ग के हितों की बात की, है ना, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा देखेंगे आप स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान नेता के रूप में इनकी विशिष्ट भूमिका थी, और बिहार के किसानों के हितों को उन्होंने प्रमुखता दिया, यह है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जयप्रकाश नारायण जेपी, ये है, इनकी भी विशिष्ट भूमिका है। ये भी समाजवादी दल के, जो बिहार समाजवादी दल है और जो कांग्रेस पार्टी के भीतर जो समाजवादी पार्टी है उसके संस्थापक रहे, और हमेशा इनका एक सोशलिस्टिक जो चेहरा है वो काफ़ी मानवतावादी सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला रहा है। एक और चर्चित नाम है राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने और आज़ादी की लड़ाई और इनके विचारों में विशिष्ट भूमिका है। तो आपका सिलेबस में जो दिख रहा है उस पर रहेगा, कुछ नहीं दिख रहा है कहीं कहीं वो भी रहेगा, हम उसको भी पढ़ेंगे, ध्यान में रहे। तो हमने कहा कि जो बिहार के बारे में आप पढ़ेंगे उसमें आधुनिक भारत में मुख्य रूप से 1857 से 1947 का इतिहास पढ़ेंगे। कुछ चर्चित विद्रोहों के बारे में, खासकर उसमें 1857 का विद्रोह, जनजातियों का जिसमें बिरसा मुंडा का, संथालों का, इनका विद्रोह पढ़ेंगे। इसके अलावा आज़ादी की लड़ाई में जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी, उसके बारे में, आज़ादी की लड़ाई में जो विभिन्न चरण आए, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, उसके बारे में, भारत में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई वह एक राष्ट्रवादी सोच के साथ लड़ी गई। जब अंग्रेज़ भारत में विस्तार कर रहे थे तो भारतीयों में उस प्रकार से राष्ट्रीय समझ और जुड़ाव कम था, लेकिन समय के साथ साथ उसमें बढ़ोतरी होती गई। तो कौन से ऐसे फैक्टर थे, कारक थे, जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई में राष्ट्रवाद को प्रबल बनाया, इन बातों को देखेंगे। फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई के विभिन्न चरण क्या थे और उन विभिन्न चरणों में बिहार के लोगों की क्या भूमिका थी, हमारे नेताओं की क्या सोच थी, इस पे देखेंगे। ये ध्यान में रहे, यही मुख्य है और इसी पे हम काम करते जाएंगे, सीधा एक सिरे से होता जाएगा। और क्या उत्तर में लिखना चाहिए, आए हुए प्रश्नों पे हम विश्लेषण करेंगे, और कौन से ऐसे प्रश्न इस साल आ सकते हैं और उनका उत्तर कैसे लिखना है, इस पर विश्लेषण करेंगे, ये आधुनिक काल में। दूसरा इसमें एक और चीज़ है और वह है, आप देखेंगे, और वह है संस्कृति से संबंधित। तो बिहार की संस्कृति भी बड़ी समृद्ध रही है, भारत की संस्कृति का ही हिस्सा है, और उनमें लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी विशिष्ट ढंग से पूछी जाती हैं। वो है मौर्य कला, पाल कला, पटना कला, कलम चित्रकला। तो हम लोग जो सब प्रारंभ करेंगे अपनी क्लास रेगुलर कल से चलेगी। आज हम क्या उसमें करने जा रहे हैं उसका विधिवत हम आपको एक विषय सूची बनवा दे रहे हैं कि भारत की संस्कृति बड़ी समृद्ध संस्कृति है। अपनी संस्कृति का जो विशेषता है वो बड़ा देश दुनिया में चर्चित है, मूल्यवान है। तो भारत की संस्कृति की विशेषता क्या है, थोड़ा सा उसको जानना चाहिए। वो सीधे सवाल का हिस्सा बिहार में नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम 4-5 पॉइंट जानना चाहिए। उसकी शुरुआत हम यहीं से करेंगे। और भारत की संस्कृति की जो मुख्य विशेषता है, लगभग बिहार की भी संस्कृति का वही है, क्योंकि बिहार अपने आप में कोई आइसोलेशन नहीं है। उत्तर भारत की जो संस्कृति है, बिहार की संस्कृति, सब आपस में एक दूसरे का ही हिस्सा है। बिहार की संस्कृति में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आपके कमीशन में समय काल में उस पर सवाल वगैरह रहे हैं। तो आप देखेंगे जो बिहार की धरती है, यहाँ पे अगर आप देखें, बात करें तो ये है अपना बिहार प्रदेश। और बिहार में अगर बात करें तो बिहार के इलाकों में
आप देखेंगे कि जो बिहार का जो बिहार का जो केंद्र है, जो ये राजधानी पटना है, ये राजधानी पटना जो है बिहार में महत्वपूर्ण रही है। और भारत का प्रथम साम्राज्य इसी बिहार से बना, मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य में ही मौर्य साम्राज्य आता है। ये देखेंगे मौर्य, और जो मौर्य शासक थे, इस पटना से राजधानी बनाते हुए उन्होंने पूरे देश पर शासन किया। उसका पहला संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार, अशोक। और मौर्यों के काल में कला के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई, बिहार में भी और बिहार के बाहर, क्योंकि बिहार राजधानी था। और आज का गांधार जो अफगानिस्तान का इलाका है, काबुल से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। ये देखेंगे आज का जो भारत है उससे भी ज़्यादा मौर्यों का राजनीतिक जो कि है मैप पर उनका अधिकार होता था। तो बिहार में मौर्य कौन कौन सी कला विकसित हुई, उसमें मौर्य कला क्या है, ये आपका सिलेबस है। और आप देखेंगे, हम आपसे बात करेंगे कि जो मौर्य शासक थे, हमने कहा कि वो भारत के विशाल क्षेत्र पे शासन करते थे, इतना बड़ा क्षेत्र जितना आज भारत के पास नहीं है। मौर्य शासकों के समय आज का अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। आज का पूरा पाकिस्तान, आज का इधर से बांग्लादेश, बर्मा के सीमा तक और पूरा भारत। सोचिए कि जो मौर्य थे, और मौर्य कौन थे, बिहारी थे। उन मौर्यकालीन बिहारियों में कितना दम था, बुद्धकालीन बिहारियों में कितना दम था कि बिहार से पताका उन्होंने गांधार और जो कि है काबुल तक किया, और आज के अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार और दक्षिण भारत तक एक अखंड भारत का निर्माण किया। तो राजनीतिक दृष्टि से मौर्यकाल तो महत्वपूर्ण था ही, कला की भी दृष्टि से ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि मौर्य काल में आप देखेंगे देश के विभिन्न भागों में जो है काफ़ी ज़बरदस्त जो है कलाकृतियाँ विकसित हुई। और हमने कहा कि इस बिहार में पटना से जो कि है विकसित हुआ। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के कई सारे स्थानों पर आप देखेंगे, इधर मध्य प्रदेश में, इधर दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, जगह जगह कई सारे पहाड़ियों पर, है ना, स्तंभों पर, कई सारी पहाड़ियों पर, स्तंभों पर ऐसे लेख उस दौर के मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, कलाकारियाँ मिलती हैं। और भारत भर में ये बिहार से जो शुरुआत हुआ मौर्य काल में, भारत भर में कला के क्षेत्र में बड़ी ज़बरदस्त विकास हुआ, और यही है मौर्य कला। तो मौर्य कला में काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, और उसके विकास क्रम को, जिसमें राजकीय कला है, कुछ पॉपुलर आर्ट यानी लोक कला के उदाहरण हैं, हम इसको समझेंगे। तो बिहार, तो हमने आपको कहा कि अगर आप देखें तो जो ये हम आप पे इस पे थे, तो हमने कहा कि ये मौर्य कला ये है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो ये बिहार है, मौर्य शासक थे, उसके बाद और दूसरे शासकों का दौर आया। मौर्यों के बाद देखेंगे अब गुप्त शासक भी आए। गुप्तों की भी राजधानी यही पटना थी। तो थोड़ा सा हम गुप्त कला को भी देख लेंगे, हालांकि सीधे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर इस पे पूछे या गुप्त काल में स्वर्ण काल पूछे तो ये हिस्सा है, ये ध्यान में रहे, तो ये इस पे बात करेंगे। इसके अलावा देखेंगे जो ये इलाका है मुख्य रूप से भागलपुर, मुंगेर, है ना, बंगाल और बिहार दोनों। मध्यकाल में यहाँ पे देखेंगे पूर्व मध्यकाल में पाल आए, और पाल शासक लगभग 150-200 तक इतिहास में विशेष स्थान रखते हैं। और बिहार के इतिहास में विशेष रूप से पालों के समय में भी यहाँ कला का विकास हुआ, और इस प्रकार जो है पाल कला हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये सिलेबस का आपका हिस्सा है, ये ध्यान में रहे। इसके अलावा अंग्रेज़ों के दौर में ये जो पटना है, यहाँ पटना में देखेंगे कि अंग्रेज़ों के दौर में पेंटिंग जो कि है बिकता था, और पटना एक ऐसा केंद्र था जहाँ चित्रकला का बड़ा ज़बरदस्त विकास हुआ। चित्रकला का विकास भारत में जिन क्षेत्रों में हुआ उसमें इधर से मधुबनी पेंटिंग, और इधर से पटना चित्रकला। तो चित्रकला का भी विकास भारत में बड़ा उम्दा रहा है, और उस दृष्टि से भी बिहार का चित्रकारी जो है उम्दा है, और ये सिलेबस का हिस्सा है। तो एक विषय होगा आपका पटना कलम चित्रकारी, और साथ ही साथ मधुबनी चित्रकारी, उस पर भी हम बात करेंगे, देखेंगे, ये ध्यान में रहे। तो बिहार में जो कला की चीज़ें, संस्कृति की चीज़ें विशिष्ट रूप से विकसित हुई हैं और जो जानी जाती हैं, वो सीधा सिलेबस का हिस्सा हैं। उस पर सवाल रहते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, सवाल इस पे कैसे पूछे गए हैं, उसके उत्तर क्या होने चाहिए, इस पे बात करेंगे।
और आने वाले इस साल के लिए अगले साल में कौन से सवाल हिट करेंगे, उनके उत्तर क्या होंगे, इस पे भी हम बात करेंगे, ये ध्यान में रहे। तो ये सब कला का है। केवल इतना ही नहीं है, बिहार अपने आप में क्या है, हमने कहा कि अगर भारत के मैप में आप देखें बिहार को, तो बिहार क्या है, अगर आप वो भौगोलिक नज़रिए से बिहार को देखें तो बिहार का ये इलाका, ये सारे इलाके बिहार सहित क्या होते हैं, ये पूर्वी भारत का इलाका जो बोला जाता है, जिसमें बिहार भी है, झारखंड और उड़ीसा में भी, है ना, मगध साम्राज्य में ये सारे हिस्से शामिल थे। ये जो इलाका है जिसमें बिहार में गया है, उड़ीसा में देखेंगे उदयगिरी खंडगिरी का क्षेत्र है, झारखंड में भी इधर है। इन इलाकों में देखेंगे बहुत सारे पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों पर बहुत सारे गुफाएं काटी गईं, वहाँ एक से बढ़कर एक स्थापत्य का निर्माण किया गया और इनमें पेंटिंग भी की गई। तो ये भी आपके लिए कला के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये पूर्वी भारत की कला, पूर्वी भारत की कला, ये भी आपका सिलेबस का हिस्सा है। सवाल भारत की कला और मौर्य कला में जैसे गया में जो हुआ इसका, और सबको जोड़ते हुए एक साथ इस पे सवाल बनते रहे हैं। इधर उड़ीसा में हमने कहा कि इधर जो है गया में बराबर और नागार्जुन पहाड़ियाँ हैं, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियाँ, और इन पहाड़ियों पर कला के शानदार उदाहरण हैं, बराबर नागार्जुनी, ध्यान में रहे। इसी प्रकार पूर्वी भारत उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ी है, बराबर नागार्जुनी हिल है, पहाड़ी, ध्यान में रहे, पहाड़ी। उसी प्रकार ये पूर्वी भारत में उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ी है, उदयगिरी और खंडगिरी, ध्यान में रहे। इन पहाड़ियों पर ये हमने कहा कि लगभग 35 गुफाएं हैं और यहाँ बहुत शानदार जैन कला विकसित हुआ है। यहाँ पे कई सारे अभिलेख हैं जिनका विशेष महत्व है। तो इन सबको जोड़ते हुए भी आपसे सवाल हो सकता है, क्योंकि बिहार और पूर्वी भारत के इलाके में पहाड़ी काटकर हमारे पूर्वजों ने बड़ी उम्दा स्थापत्य संरचनाएं बनाई, पेंटिंग बनाई, दूसरी मूर्तियां स्थापित की, बिहार स्थापित किए, ये चीज़, और यही चीज़ें सिलेबस का हिस्सा हैं। तो हमने कहा कि बिहार की धरती पर अगर आप बात करें तो बिहार की धरती पर कई सारे चित्रकला के सांस्कृतिक तत्व विकसित हुए, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, और इन्हीं बिंदुओं के आगे पीछे आपसे सवाल रहते हैं और यही सिलेबस का हिस्सा है और इसको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, ध्यान में रहे। तो अब हम आते हैं आगे कि हमारा जो सिलेबस है और जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें हमारी जो क्लास विधिवत कल से आपके लिए चलेगी। ध्यान में रहे कि बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से, और बिहार पीसीएस क्रैक करने के लिए जो तरीका और सोच होना चाहिए, बिल्कुल उस शैली पे हम काम कराएंगे। 5 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे हमें बिहार पीसीएस में आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया और इतिहास संस्कृति के सवाल लिखने हैं और हमें करना क्या है एग्जाम में जाकर। उसमें हमने कहा कि जो बिहार में आपका जो सिलेबस है उसमें 2 चीज़ें हैं, इतिहास और संस्कृति। तो बिहार का इतिहास एवं संस्कृति, ये हमें पढ़ना है। और यह फर्स्ट जो कि है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ बिहार, यही हमें पढ़ना है। और ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र का फर्स्ट पेपर का हिस्सा है, ध्यान में रहे। और हम लोग की जो क्लास चलेगी, ये हम आपकी क्लास 2 भागों में चलाएंगे, ये ध्यान में रहे। इधर हम आपका 5 दिन का क्लास चलाएंगे, कल से लेके और 25 तारीख तक लगातार, केवल बिहार की संस्कृति को का जो सिलेबस में हिस्सा है वो, और बाद में हमारे और शिक्षक जब ले लेंगे तो मॉडर्न इंडिया वाला बाद में, क्योंकि हम चाह रहे थे कि बीच में दूसरे शिक्षक आएँ और कुछ काम और आपके लिए ज़रूरत की चीज़ों को हम मैनेज करके फिर आ जाएं। तो इसमें जो हम पहला भाग पढ़ेंगे हम लोग, तो बिहार का इतिहास एवं संस्कृति, इतिहास एवं संस्कृति, ये पढ़ेंगे, ध्यान में रहे।
हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ बिहार, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ बिहार। अब सुन लीजिए, बिहार के संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम पढ़ें उसको तो काफ़ी दिन पढ़ सकता है, लेकिन जो सिलेबस का हिस्सा है, जिन बिंदुओं के आगे पीछे सवाल आता है उस पर फोकस करते हुए रहेगा, है ना। ऐसे तो हम अगर आपको बिहार पढ़ाएं तो कई दिनों तक बिहार पढ़ाते रह जाएंगे, 24 घंटे तक बिहार, है ना, 15 दिनों तक, महीने दिन तक बिहार। लेकिन हमने हमेशा कहा कि परीक्षा का मांग के अनुसार ये क्लास रहेगी, ये ध्यान में रहे। तो हमारा क्लास इस पे चलेगा। और दूसरा वाला हिस्सा हम जब लेंगे तो आधुनिक भारत का इतिहास, बिहार के विशेष संदर्भ में, बिहार के विशेष संदर्भ में। बिल्कुल सामान्य रूप से सिंपल तरीके से जानिए कि यही आपको 2 सेक्शन पढ़ना है मेंस परीक्षा में, एक बिहार का इतिहास संस्कृति, एक आधुनिक भारत, जिसमें बिहार मुख्य रूप से जोड़ते हुए। अब जब हम इसको पढ़ाएंगे आधुनिक भारत वाला, तो उसके अंदर कौन कौन बिंदु होंगे, विषय सूची क्या होगी, कहाँ कहाँ रहेगा, उसको डिफाइन पहले करेंगे तब पढ़ाएंगे। ये जब नंबर आएगा तब उस पर बात करेंगे। अभी फ़िलहाल कल से ये आप लोगों को पढ़ना है, और इसमें ये क्लास आपकी मुख्य रूप से 20 से और 25 के बीच चलेगी। और नेचर क्या होगा हमारा पढ़ाने का कि हर टॉपिक पे हम चर्चा करें। आप लोगों को ज़रूरी कुछ जो नोट्स हैं, आप में से कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो बाइलिंगुअल है, कुछ इंग्लिश मीडियम भी हैं, हिंदी मीडियम भी हैं। चूँकि हमारी ये पहली शुरुआत हो रही थी तो हिंदी वालों को पहले देखना था, लेकिन इंग्लिश वाले भी बहुत जुड़े हैं, तो इसलिए नेचर हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा बाइलिंगुअल रखें क्लास को, ताकि अंग्रेजी वालों को भी दिक्कत ना हो। और नोट्स वगैरह कुछ कुछ अगर आप लोगों को अपलोड रहेंगे मटेरियल, तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों का ख्याल रखा जाएगा। और हमारा बल ये होगा कि विभिन्न बिंदुओं पर लेक्चर दें, समझाएं और एक कंसेप्ट बिल्डअप करें और एक हाई लेवल थिंकिंग आपको उस विषय की विकसित कराएं। फिर उस पर आए हुए सवाल कराएं और संभावित सवाल कराएं, और कैसे उसको उत्तर लिखना है, कौन वैसे वैज्ञानिकता, कौन बातें ध्यान में रखनी चाहिए जो आपको उत्तर का मांग हो। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान में रखना है। ये शुरू का 5-6 दिन, बाद में जब हम आधुनिक भारत आएंगे तो हमारे शिक्षकों के बाद में फिर हम फाइनल उसको टच देंगे, तो हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। अभी इसमें जो बिहार का इतिहास एवं संस्कृति है, उसमें जो चीज़ें रहेंगी, उसमें यहाँ जाना होगा ना, उसके आगे जाता जाएगा। तो इसमें जो हम लोगों को बिहार का इतिहास संस्कृति में पढ़ना है, उसमें फिर से पॉइंट नोट कर लें, ध्यान रहे, एक बार और लिख दे रहे हैं। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ बिहार, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ बिहार, बिहार का इतिहास एवं संस्कृति, सुन लें। और इसमें जो हमारा मुख्य बल होगा, पहलू होगा, जो सिलेबस के अनुसार अकॉर्डिंग, तो पहला चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इसमें, है ना, विषय सूची जो आपको पढ़ना है। विषय सूची में जो सिलेबस में मेंशन है सीधे, और जो नहीं मेंशन है सीधे, उसको भी हम देखेंगे। उसमें जो सिलेबस में मेंशन है उसमें है, एक तो है मौर्य कला, एवं स्थापत्य, जो आपका इंडेक्स होगा, जो आपको पढ़ना है वो ध्यान में रहे। और मौर्य कला स्थापत्य जो है, जैसे ना मौर्यन आर्ट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ध्यान में रहे। तो एक तो आपको मौर्य कला पढ़ना है, एक चीज़। कला में स्थापत्य भी आ जाता है, कला के कई सारे फॉर्म हैं, रूप हैं, उसमें स्थापत्य है, मूर्ति है, चित्रकला है, ये
दूसरा जो है मुख्य रूप से है वो है आपका पाल कला। हमने आपको बताया कि बिहार और बंगाल वाले इलाके में पूर्व मध्यकाल में पालों का एक बड़ी शक्ति के रूप में उदय हुआ। उनका राजनीतिक इतिहास का बड़ा महत्व है और उनके दौर में एक संस्कृति का बड़ा ज़बरदस्त विकास हुआ, वही सिलेबस का है, पाल कला में वो है। और जो मौर्य हैं, मौर्यों के समय जो विकसित हुआ वो मौर्य कला का हिस्सा है, ये ध्यान में रहे। तो मौर्य कला एवं संस्कृति, पाल कला एवं संस्कृति, ये रहा। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक और जो सिलेबस का हिस्सा हमने कहा कि पटना कलम चित्रकला, पटना कलम चित्रकला। ये आपका जो सिलेबस था उसमें अंग्रेजी वाला भी देख लें। तो जो पटना कलम जो है पेंटिंग है, इसको ध्यान में रहे। तो पटना कलम चित्रकला, ये 3 तो सीधे आपको सिलेबस में दिखता है। मधुबनी चित्रकला सीधे नहीं है लेकिन वो भी हिस्सा है, उस पर जानना है। तो मधुबनी चित्रकला भी हम पढ़ेंगे। मधुबनी चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग, है ना। और लास्ट इसमें एक चीज देखेंगे, पूर्वी भारत में ना गुफा कला, जो हमने समझाया कि जैसे गया में बराबर नागार्जुन की कला, जैसे उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी की कला, तो पूर्वी भारत की गुफा कला दोनों जोड़ के भी आ सकता है। गुफा कला कहेगा तो केवल गुफा पे, और केवल कला करे तो गुफा के साथ अन्य भी आपको जानना समझना होगा, ये ध्यान में रहे। तो ये मेन चीज़ है, इसी पे सवाल आते रहे हैं, आएंगे। एक चीज़ इसके अलावा और आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं। जो आपने बिहार का इतिहास संस्कृति देखा, इसमें खासकर संस्कृति वाला पहलू पे हम पहले पढ़ रहे हैं। एक चीज़ इसमें और कि बिहार बेसिकली क्या है, बिहार हमने कहा कि शिक्षा, हमने आप लोगों को अपने पहले ही संबोधन में बिहार में जो हमने बात की थी कि बिहार हमारे नज़र से क्या है, तो उसमें हमने कहा कि देखिए बिहार ज्ञानियों की धरती है और बिहार साथ साथ अध्यात्म की धरती है। बिहार की धरती पर भारत के 2 धर्मों का उदय हुआ है और वह है बौद्ध और जैन धर्म। इसके अलावा हिंदू धर्म, है ना, उसके जो महत्वपूर्ण कई सारे रीति रिवाज हैं वो बिहार की धरती से ही बने हैं। सिखों के हमने कहा कि 10वें गुरु का संबंध वहाँ से है, तो बिहार का संबंध सबसे है। तो अध्यात्म के नज़रिए से अगर देखें तो बिहार भारत के इतिहास में, भारत की संस्कृति में हमने कहा कि वही केंद्रीय महत्व रखता है, भारत की आत्मा है, भारत का जो कि है हृदय है। तो इसमें जो बिहार है, तो बिहार क्या है, शिक्षा एवं अध्यात्म, ऊपर लिख लें, बिहार शिक्षा एवं अध्यात्म का केंद्र रहा है, अध्यात्म का केंद्र। इस पे भी हम पढ़ेंगे। हमने कई बार क्या होता है कि आपके सवाल जो होते हैं वह कई प्रकार के सवाल होते हैं परीक्षाओं में। एक होता है कि किसी एक फेज पर, किसी एक दौर विशेष पे सवाल पूछा जाए। उदाहरण, आपसे कोई सवाल बनाया आधुनिक भारत में कि ये जो दौर है भारत के इतिहास में, केंद्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके नेतृत्व में, उसके गठबंधन के, और इसके प्रमुख चेहरा मोदी जी के बारे में। तो एक सवाल क्या बन सकता है कोई कि मोदी जी के दौर में किसी पार्टिकुलर विकास को, कि मोदी जी के दौर में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास कैसी है, मोदी जी के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था का विकास कैसा है। तो ये एक लिमिटेड फेज में एक पूछा जाने वाला प्रश्न है। एक पूछ दिया जाए आपसे कि आज़ाद भारत को आज़ादी मिलने से लेके और अब तक आर्थिक विकास पर प्रकाश डालिए, यानी नेहरू से लेके और आज मोदी के युग तक का कैसे ऐतिहासिक आर्थिक विकास रहा है, उसको आपको लिखना होगा। इसका दायरा बड़ा बड़ा हो गया।
आधुनिक भारत में आर्थिक विकास, फिर दायरा बड़ा हो गया, वो अंग्रेजों के समय तक जाएगा। या प्राचीन से लेकर वर्तमान तक भारत के आर्थिक विकास की रूपरेखा बताइए, तो बड़ा हो गया। तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह वर्टिकल भी पूछे जाते हैं, थोड़ा नीचे जाते हुए किसी पर्टिकुलर इशू पे, और हॉरिजेंटल पूछे जाते हैं एक लंबे दौर की चीज़ों को खोजते हुए, एक बड़े से चीज़ को, दायरे को समेटते हुए। ये ज़्यादातर जो अभी तक हमने टॉपिक बनाया है, इसमें छोटे ही दायरे पे, छोटे कालखंडों के ही आगे पीछे सवाल है, लेकिन पूरे भारत के शिक्षा, इतिहास और अध्यात्म पर सवाल बन सकते हैं, और बिहार के मामले में भी ऐसे सवाल बन सकता है। तो आप देखेंगे कि अगर हमने बात किया जैसे बिहार में शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, अगर ये आपसे सवाल रहे, आया भी हुआ है सवाल, तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए बिहार है, तो आप बिहार को देखेंगे कि भारत के इतिहास में और संस्कृति में एक बड़ा इसका अनूठी विशेषता है। हमने कहा कि अगर ज्ञान और शिक्षा की बात करें तो बिहार इस मामले में बड़ा अग्रणी रहा है। और आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे, और बहुत सारे लोग, बहुत जो बिल्कुल नए हैं वो भी जानते होंगे इस बात को कि ये जो नालंदा है, ये नालंदा जो है विश्वविद्यालय होता था, और पूरी दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय की ज्ञान के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में तुति बोलती थी। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे जो भागलपुर का इलाका है, यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय होता था, ये देखेंगे। और इसी में देखेंगे आप जो ये आपका ये पूर्वी भारत के क्षेत्र में ही पालों के दौर में उदवंतपुरी बिहार है ना, तो ये बिहार के कई सारे स्थान जो हैं, इन इलाकों के आगे पीछे जो है ये विकसित हुआ है शिक्षा के केंद्र, ये ध्यान में रहे। तो बिहार शिक्षा के महान केंद्रों में से एक स्थान रहा है, और भारत को ज्ञानवान बनाने में और दुनिया में शिक्षा के दृष्टि से महत्व दिलाने में बिहार की विशेष भूमिका है। नालंदा, विक्रमशिला और हमने कहा कि दूसरे उदंतपुरी जैसे है ना विद्यालयों के माध्यम से। नालंदा इसमें से इतना महत्वपूर्ण होता था कि देखेंगे उस समय भारत में विजिट करने वाले समकालीन चीनी यात्री ह्वेन सांग ने नालंदा के बारे में लिखा है कि यहाँ देश और दुनिया भर में लोग पढ़ने आते थे। आज के चाइना से, आज के जापान से, आज के दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों से, मध्य एशिया के स्थानों से, आप देखेंगे श्रीलंका से, जापान से। और यहाँ उस समय उम्दा विषय पढ़ाए जाते थे, जिसमें व्याकरण, गणित, तर्कशास्त्र, आयुर्वेद, बौद्ध धर्म, और वो ज्ञान यहाँ पे जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे वो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होते थे। यहाँ ह्वेन सांग के ही समय में देखेंगे कि लगभग 8,500 विद्यार्थी होते थे और लगभग 1,500 के आसपास शिक्षक होते थे। खुद ह्वेन सांग ऐसे लिखता था, बड़ा टफ इंट्रेंस एग्जाम होता था, बड़ा पढ़ने का जो माहौल था और जो उसकी प्रणाली थी, डिस्कोर्स की प्रणाली, वाद विवाद, छात्रों को सीखने के लिए उनको जो कि शिक्षक है प्रेरित करते थे। और यहाँ से नालंदा से छात्र चाइना में, दूसरे स्थानों पर जो गुरु हैं वे जाते थे, वहाँ पे भी व्याख्यान देने उधर से आते थे। और ह्वेन सांग के समय यहाँ सीलभद्र वाइस चांसलर होते थे। विक्रमशिला की भी वैसी ही स्थिति थी यहाँ भागलपुर में। और आपको मैं बताऊं कि आज की दुनिया में आप देखेंगे कि जिन देशों में हायर एजुकेशन बहुत टॉप लेवल पे है, वही देश मुख्य रूप से डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट, और डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट तो छोड़ दीजिए क्योंकि साम्यवादी देशों में विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे चीन में है, तो जिन देशों में हायर एजुकेशन और रिसर्च उम्दा है, वही देश तकनीकी और आर्थिक मामले में भी आगे हैं आज के समय में। आप देखिए अमेरिका हो गया, हायर एजुकेशन बहुत तगड़ा है, तकनीकी विकास वहाँ बहुत अच्छा है, आर्थिक विकास भी उतना ही उम्दा है। यूरोप में वही हो गया, रूस में देखेंगे, चीन में देखेंगे। और जिस दौर में नालंदा था, आज जिस प्रकार से कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड है ना, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है, उसी प्रकार भारत में नालंदा का था। तो नालंदा के कारण, विक्रमशिला के कारण भारत को ज्ञान का हब के रूप में दुनिया जानती थी, ज्ञान के केंद्र के रूप में दुनिया जानती थी। और यह जो है हमारे विश्वविद्यालयों के कारण भारत का दुनिया भर में साख था। तो भारत, और उसमें भी बिहार में ये स्थित थे, इस वजह से बिहार में विशिष्ट भूमिका हो जाती है। और शिक्षा और हायर एजुकेशन, टॉप लेवल का ज्ञान के मामले में बिहार महत्वपूर्ण हो जाता है। अध्यात्म की बात करें तो इसी बिहार में आप देखेंगे, हमने क्या कहा कि जो आपका ये क्या कहते हैं कि जो आपका गया वाला इलाका है, जो वैशाली वाला इलाका है,
इन दो जगहों पे जो है बुद्ध का, महावीर का विशेष रूप से जो कि है इसमें रहा है। गया में ही बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वैशाली में देखेंगे कुंडग्राम में महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ। इन दोनों जगहों पे बौद्ध और जैन धर्म दोनों का महत्व है। इसी गया में हिंदू धर्म का भी महत्व है। और इस बिहार में एक से बढ़कर एक आध्यात्मिक पुरुष, तपस्वी, मुनि, ऋषि, ज्ञानी होते थे। आपको मैं बताऊं कि बिहार का जो नाम है वही बिहार के ही वजह से पड़ा है। और बिहार का शाब्दिक अर्थ होता है निवास। निवास का मतलब मुख्य रूप से किसका निवास? ज्ञानियों का, ऋषियों का निवास है ना। ऋषि, ऋषियों, मुनि, मुनियों, ज्ञानी। तो इसीलिए बिहार शिक्षा, अध्यात्म और धर्म दर्शन का एक अग्रणी स्थान है। और इसके जो विभिन्न स्थान हैं, हमने कहा कि वैशाली हो गया, गया हो गया, नालंदा हो गया, भागलपुर हो गया, इस प्रकार ये सब स्थान जाने जाते रहे हैं। और इस रूप में बिहार की विशिष्ट भूमिका है। तो सवाल ये भी रहा है कि बिहार अध्यात्म और जो कि है शिक्षा का एक भारत का केंद्र रहा है, बताइए। तो इन्हीं बातों के आगे पीछे आपको लिखना होगा। तो बिहार में सैकड़ों वर्षों में जो शिक्षा में विकास हुआ, बिहार में सैकड़ों वर्षों में अध्यात्म, धर्म दर्शन, इन सारे बातों को समेटते हुए ऐसे प्रश्नों को जवाब देने होते हैं। तो किसी जगह प्रश्न ऐसा बनेगा कि थोड़ा सा सीधे नीचे जाते हुए रहेगा, अकेले बहुत सारी चीज़ों को फैलाते हुए एक साथ खींच के रहेगा। इन दोनों एंगल से आपको सवाल करने होते हैं, ध्यान देने होते हैं, ये ध्यान में आपको रहे। तो हमारा जो ये आपका जो क्लास होगा, ये क्लास में जैसा कि हमने आपको समझाया कि पहली क्लास जो आपकी चलेगी वो इन्हीं पे मुख्य रूप से 5 टॉपिक हम डील करेंगे। इसमें पहला मौर्य कला, दूसरा पाल कला, तीसरा पटना चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, पूर्वी भारत वाला, और एक बिहार में शिक्षा अध्यात्म की क्या स्थिति रही है। तो नालंदा के बारे में, विक्रमशिला के बारे में। सवाल हमेशा एक जैसे नहीं पूछे जाएंगे। पिछले साल सवाल था कि बिहार शिक्षा अध्यात्म का केंद्र रहा है, बताइए। तो इस साल हो सकता है सवाल आपसे पूछा जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा की क्या स्थिति है, और नालंदा के महत्व को ध्यान में रखते हुए मान लीजिए सीधे ऐसे ही सवाल रहे कि नालंदा ना प्राचीन भारत में शिक्षा का महान केंद्र था, और इसके कारण भारत को दुनिया में ज्ञान के केंद्र के रूप में जाना जाता था। विवेचना कीजिए। तो इसमें विभिन्न आयामों में इस प्रश्न का उत्तर बांट के आपको देना होगा कि नालंदा कहाँ है, कौन विषय पढ़ाए जाते थे, कौन आचार्य पढ़ाए जाते थे। एक विश्वविद्यालय का जो टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए अगर आप लोग किसी पश्चिमी विश्वविद्यालय को देखें, बहुत सारे लोग नहीं अगर अवसर मिलता है जाने के लिए, तो आज के समय में ऑनलाइन है। अगर आप अपने गूगल पे सर्च करें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, हेटनबर्ग यूनिवर्सिटी, है ना, कैनबरा यूनिवर्सिटी, ये सब दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं जो अमेरिका में, यूरोप में, है ना, यूरोप में और आपका ऑस्ट्रेलिया आदि में है। तो देखेंगे अपने देश में जो बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप देखेंगे कि उन विश्वविद्यालयों को जब आपके सामने फ़ोटो खुल के आएगा विकिपीडिया पे, गूगल पे, तो आप देखेंगे एक विशाल बड़ा सा ढांचा, एक अच्छा शानदार कैंपस आपको दिखेगा। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय होता था, हमने कहा कि शिक्षा केंद्र में उसका कैंपस बड़ा ज़बरदस्त था। और इसी वजह से तो नालंदा का जो भौतिक कैंपस था, जो उसका आध्यात्मिक कैंपस था, जो विषय थे जो उसमें पढ़ाया जाता था, और उस पढ़ाई की जो शैली और टैक्टिस था, क्या ऐसा उस पढ़ाई में दमदार था जिसकी वजह से नालंदा लोकप्रिय था। और नालंदा की ज्ञान की प्रणाली आगे कैसे कमज़ोर पड़ गई, क्या उसमें कमी रही, और कैसे फिर से आज आधुनिक काल में नालंदा को देखेंगे पिछले सालों में पुनर्जीवित किया गया है, जिसका प्रयास मनमोहन सिंह जी के समय से हुआ था, मोदी जी के समय में और उसको बढ़ावा दिया गया है। तो नालंदा को, लेकिन अभी भी नालंदा वो गौरवशाली स्थिति में नहीं आया है जिस प्रकार अतीत में होता था। तो हम उस नालंदा को फिर उस गौरवशाली स्थिति में कैसे ले आए, विक्रमशिला को कैसे ले आए। तो जब हम बात करेंगे शिक्षा का केंद्र बिहार, तो उसके नालंदा और विक्रमशिला के आगे पीछे बहुत सारे डायमेंशन में बात करेंगे। अध्यात्म के केंद्र के रूप में बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि बिहार में का हिंदू धर्म की दृष्टि से क्या महत्व है, बिहार का बौद्ध से क्या है, जैन की दृष्टि से क्या है, सिखों की दृष्टि से क्या है। तब जाके आपका एक उत्तर निकलेगा कि अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म दर्शन के क्षेत्र में बिहार की भूमिका क्या रही है, यह ध्यान में रखना है। तो आपको
अब विधिवत हम एक बार स्टार्ट करेंगे मौर्य कला, तो उसी ढंग से, और फिर पाल ये शुरू के हमने कहा कि शुरुआती 5 दिन हमारा इस पे क्लास चलेगा। उसके बाद हमारे दूसरे शिक्षक दूसरे विषय को जब वो प्रारंभ होगा 1 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। फिर हमारा मॉडर्न इंडिया के साथ हम फिर आएंगे, और हमारी कोशिश ये है आप लोग क्लास करें। क्लास जब करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हमारी कोशिश ये रहेगी इसमें कि ये कोशिश क्या रहेगी, हमारी तैयारी ही इस प्रकार से है कि आप लोग जो मेंस परीक्षा बिहार के लिखेंगे, हम आपको उसके लायक एक दमदार और टॉप लेवल का प्रतियोगी बनाएं कि आप हमसे अगर पढ़ रहे हैं तो आप उत्तर लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलें, आपको इंटरव्यू कॉल हो और फाइनली आप एसडीएम डिप्टी एसपी जैसे पद पर आसीन हो। तो हमारा तरीका इतना साउंड वाला है, इतना तरीके वाला है, और इतना मजबूत और समृद्ध रिच मैनर और टैक्टिस और वे के साथ हम आपके लेखन शैली को विकसित करेंगे, ध्यान में रहे। तो ये करेंगे। अब एक पहलू इस पे और हम आपसे बात कर लें कि उत्तर लेखन, हमारा जो ये प्रोग्राम है, यह मुख्य परीक्षा कार्यक्रम जो है, हमारा जो ये मुख्य परीक्षा कार्यक्रम है, मुख्य परीक्षा कार्यक्रम, मुख्य परीक्षा कार्यक्रम मेंस प्रोग्राम है ये। इस मुख्य परीक्षा कार्यक्रम में जो 2 हिस्से हैं वो 2 बातें उसमें है महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिमाग पे एकदम बैठा लेना है। एक है उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा, महत्वपूर्ण सारे टॉपिक पे नहीं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा। जैसे मान लीजिए हमने अभी आपको गिनाया कि ये मौर्य कला, हमने कहा कि पाल कला, हमने कहा कि पटना कलम चित्रकला, हमने कहा कि वो आपका पूर्वी भारत के गुफा कला, बिहार का शिक्षा, बिहार में अध्यात्म आदि, ये आपके मुख्य टॉपिक हैं। और हमने विषय सूची बनवा दी कि हम इस पर चर्चा करेंगे। उन चर्चाओं के साथ इन चीज़ों को आपने पहले भी पढ़ा होगा। मुख्य सवाल है उत्तर लेखन। हम एक शानदार जो है उत्तर कैसे लिखें, हम शानदार आंसर कैसे लिखें, आंसर राइटिंग। आप लोग परीक्षक के सामने नहीं होंगे, आपकी कॉपी चेक कर मूल्यांकन करेंगे, और उसी मात्र से आपको आईएएस वो एसडीएम डिप्टी एसपी जैसे पद और प्रशासनिक जो पीसीएस अधिकारी होते हैं आपको अलर्ट हो जाएंगे केवल बाद के दिनों में इंटरव्यू के बाद। इंटरव्यू तो बहुत कम नंबर का होता है, असली नंबर तो यही है। मुख्य परीक्षा में जो पा लिया, इंटरव्यू में थोड़ा कम भी पाया तो एसडीएम डिप्टी एसपी बन जाएगा। अब वो सारा चीज़ डिपेंड करता है कि आप परीक्षा में प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं। तो एक अच्छा उत्तर, गुड आंसर, गुड आंसर जो है, एक्सीलेंट आंसर कैसा होना चाहिए, हम बार बार इस पर बल देंगे। आए हुआ प्रश्न में उत्तर कैसे जाएगा, कौन कौन बिंदु टच करने हैं, कैसे करने हैं, इस पर फोकस रहेगा। इसी प्रकार संभावित कैसे रहेंगे। एक उत्तर को अच्छा गुड एक्सीलेंट बनाने में कई सारे पॉइंट्स हैं, कई सारी बातें होनी चाहिए। उनमें यह है कि पहला चीज़ कि जो आप लिख रहे हैं उसमें तार्किकता हो, साथ ही साथ देखेंगे उसमें फिगर हो, डायग्राम हो, मैपिंग हो, ये चीज़ें हों। प्रामाणिकता के साथ अपनी बात कहें हो। जैसे मान लीजिए आप कहें कि नालंदा अतीत में एक शानदार विश्वविद्यालय था, दुनिया में इसकी विशेष स्थिति थी, तो कैसे थी, कौन कहता है, तो किसी प्रमाणिक व्यक्ति, तो प्रमाणिक उस समय चीन से आया हुआ व्यक्ति जो विदेशी था, झूठ नहीं बोलेगा। तो वेन सांग कैसे कहता है, उसमें लाइन को जोड़ते हुए कि नालंदा आप जब लिख रहे हैं कि ज्ञान का उम्दा केंद्र था, दुनिया में प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में इसकी हैसियत थी, और तब बताएं कि यह इसका चर्चा कई स्रोतों में मिलता है, लेकिन प्रमुख स्रोत इस मामले में वेन सांग का विवरण है।
तो ये होता है कि प्रामाणिकता के साथ अपने उत्तर को जस्टिफाई करना, वैलिडिटी देना, वैधता प्रदान करना। साथ ही साथ हमने कहा तो उत्तर में क्या क्या होना चाहिए? प्रामाणिकता, साथ हमने कहा कि मैप, डायग्राम, फिगर, इमेज अपना ये है। कोई अगर आंकड़ा हो, हमने कहा कि मैप होगा, डायग्राम होगा, प्रामाणिकता, कोई अगर आंकड़ा हो, डाटा हो, ये सब देंगे। और उत्तर में एक उत्तर की विशेष शैली होती है, तरीका होता है कि जब हम किसी उत्तर को लिखें तो शुरुआत कैसे रहा, फर्स्ट इम्प्रेशन, लास्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, आप लोगों ने सुना होगा। आप कोई लड़की देखने जाइए, है ना, और आपका पहला इम्प्रेशन अगर गलत पड़ गया तो समझ लीजिए आप प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। आप कोई कन्या आए शादी विवाह के लिए, आज भी हमारे रीति रिवाज में जो अरेंज मैरिज है, और मुख्य रूप से अरेंज मैरिज हमारी संस्कृति में अभी भी महत्वपूर्ण है, तो कोई अगर लड़की देखने के लिए आती है, सबसे पहले आपके समक्ष भेजी जाती है घर वालों के द्वारा, तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन उसका होता है वो हमेशा आपके मन पे छाप रहती है। तो उसी प्रकार से है कि जब एक अनसीन रूप में एक परीक्षक दूर बैठा आपका कॉपी चेक कर रहा है, तो पहले आपका जो शुरुआत है वो कैसा है, कंटेंट दे रहे हैं तो कितना दमदार है। और सिविल सेवा में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण रखता है, वो है कि आपका विश्लेषण क्षमता कैसा है और कंक्लूजन, निष्कर्ष बनाने की योग्यता आपकी कैसी है। अब जैसे समझिए इसको, तो उत्तर में बेसिकली जो उत्तर लेखन है, उत्तर लेखन के 3 भाग होते हैं। शुरुआत होता है उसका इंट्रोडक्शन, फिर होता है उसका बॉडी में कई पॉइंट होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, और लास्ट होता है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। ध्यान में रहे, इंट्रोडक्शन क्या होता है कि जो प्रश्न होता है उसका एक जवाब सीमित रूप में, जैसे मान लीजिए आपको इंटरव्यू देने जाएं कहीं, मान लीजिए आपका नाम रमेश है, आप इंटरव्यू देने गए, सामने 4 लोग बैठे हैं, आपने दरवाज़ा खोला और आप उनके समक्ष गए, तो आपने कहा मैं आई कम इन सर, सामने वाले ने बैठा, 4-5 लोग बैठे, उनमें से एक ने कहा कि हाँ यस कम रमेश, ना सिट डाउन, आप बैठ गए। तो आपसे पहला सवाल पूछा जाए कि रमेश टेल अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रो दीजिए। तो जाहिर सी बात है कि अब पूरा कहानी नहीं बताने लगेंगे 2 घंटे की, आप संक्षिप्त में अपने बारे में बताएंगे कि भाई मेरा नाम रमेश है, माता पिता यहाँ से मैं हूँ, और अपनी मुख्य रूप से शैक्षणिक पृष्ठभूमि बताते हुए बताएंगे कि रमेश के बारे में अच्छी बातें ये हैं और रमेश की कुछ कमजोरियाँ ऐसी हैं। यही हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन संक्षिप्त में, कि बौद्धिक व्यक्ति आपके भाव को मुख्य रूप से समझ ले। तो उत्तर में जो आप लिखते हैं इंट्रोडक्शन में, उसका एक सामान्य जो है उत्तर होता है, और वही सामान्य उत्तर बॉडी के तहत टूट कूट के विशिष्ट ढंग से बढ़ाया जाता है कि भाई उसको जानिए कि कैसे डिटेल ये उत्तर है। और लास्ट में जो है निष्कर्ष, उस निष्कर्ष में आप पूरे उत्तर का, उसमें जो निचोड़ है वो बताते हैं। ध्यान में रहे, तो निष्कर्ष में बेसिकली क्या है कि आप कैसे चीज़ों को समन्वित करके देखते हैं, संतुलित करके देखते हैं, राय कैसे किसी चीज़ पे अंतिम रूप से दे रहे हैं, निष्कर्ष का मतलब ये है। और वह प्रशासकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए निष्कर्ष की भूमिका सिविल सेवा में बहुत महत्वपूर्ण होती है, यह है। और डेली लाइफ में प्रशासक को ज़्यादातर यही कंक्लूजन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप एसडीएम बन गए बिहार में, और किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं आप कि तमाम प्रकार का जो कि चारों ओर बाढ़ आया है, पानी आया है, तो सवाल ये है कि पहले लाइफ में किसको बचाया जाए। बचाने के लिए आपको नाव लाना पड़ेगा, उतना फोर्स लाना पड़ेगा, वॉलंटियर्स लाने पड़ेंगे, तरीके स्थापित करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे, वो करेंगे और फाइनली एक निष्कर्ष निकालेंगे कि पहले किसको हम दें और फिर बाद में किस में दें, कौन चीज़ पहले ज़रूरी है, कौन बाद में है। तो डेली लाइफ में एक प्रशासक को ये जानना होता है, इसलिए उत्तर लेखन में
ये जो आपका लिखने का तरीका होता है, यही कॉपी मूल्यांकन में इस पर नंबर मिलता है। ज्ञान के साथ साथ आपके तकनीकी योग्यता को देखी जाती है, और यही चीज़ इस कार्यक्रम का हिस्सा है जो आपके मुख्य परीक्षा या बिहार पीसीएस या कोई भी पीसीएस परीक्षा जो होता है उसकी जान होती है, या आईएएस परीक्षा उसकी जान होती है, मुख्य परीक्षा। तो आप लोग इनको जो देखेंगे समझेंगे उसमें ये सारी बातें रहेंगी। फिर से रिपीट कर दें कि कुछ चीज़ें इसमें से आप में से बहुत सारे विद्यार्थी पहले से पढ़े होंगे, लेकिन जो बिल्कुल नए होंगे तो हमारा ये बल रहेगा कि नए आदमी को भी हमारे लिए बहुत ईजी हो, और जब नया के लिए ईजी होगा तो पुराना जो पढ़ा है उसकी चीज़ को और अच्छे से समझेगा। तो हम बार बार रिपीट करते हैं किस चीज़ को, कि आपके दिमाग पे वो चीज़ें जेहन में बैठें। जब जेहन में दिमाग में बैठता है तभी वही भाषा के रूप में आगे निकलता है और वही आपके कॉपी पे आएगा। और हमने क्या कहा कि न्यूट्रलाइज होते हुए स्टैंडर्ड सोच, बिना किसी पूर्वाग्रह के एक बौद्धिक वैज्ञानिक ढंग से सोचते हुए उत्तर लिखना, समझना, कंटेंट को पढ़ना, यही शैली और तरीका होना चाहिए। उस पर भी हम बार बार बोलते रहेंगे। मेरे क्लास में जो बैठने वाले विद्यार्थी रहे हैं उनको मैं ज्ञान ही नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व का निर्माण में भी भूमिका अदा करता रहा हूँ, कोशिश करता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, मैं भी एक विद्यार्थी था, आज एक शिक्षक हूँ, आज भी तमाम लोगों से मैं टकराता हूँ, आप टकराते हैं। होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हम अपने समाज में इधर उधर से सीखते हैं, उसमें अच्छा जानते हैं, बहुत सारा गलत भी जान लेते हैं। हमारा समाज सिखाता है तुम फलाने जाति के हो, छोटे हो तो बड़े हो, इस धर्म के हो, उस धर्म के हो, है ना। उसमें क्या है, वो तो ठीक है, हम जिस जाति के हैं उस जाति में होने का हमको मान भी होना चाहिए, गर्व भी होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। जिस धर्म का पालन कर रहा है उसमें भी होना चाहिए। लेकिन दूसरे जाति दूसरे धर्म के खिलाफ हमारा अप्रोच कभी नहीं होना चाहिए, ये छोटा है बड़ा है। तो यही है व्यक्तित्व, और ये व्यक्तित्व अगर अच्छा है और सही तरीके से चीज़ों को देखते हैं तो आपके आंसर में भी वही झलकता है। सिविल सेवा की कॉपी चेक करते समय परीक्षक यही कोशिश करते हैं कि आप एक न्यूट्रलाइज मस्तिष्क मिलें, ऐसा व्यक्ति मिले कि कल भ्रष्टाचारी न हो, गलत तरीका न अपनाए जीवन में, और संवेदनशीलता जिसके हृदय में हो, ऑनेस्टी हो। उत्तर को अगर बढ़िया से चेक किया जाए तो ये चीज़ें झलक आ जाती है, क्योंकि जिसका विचारधारा गड़बड़ होगा वो लिखने में गड़बड़ी कर देगा। इसलिए संतुलित वे में, बिना पूर्वाग्रह के, वैज्ञानिक तरीके से समझना, सोचना, सही विश्लेषण, सही राय बनाना, यह होना चाहिए एक उम्दा व्यक्तित्व, और वह पढ़ाई लिखाई और तरीके के साथ विकसित होगा। इस दिशा में मदद मिलेगी समय समय पर मेरे कक्षाओं से, यह ध्यान में रहे। तो यही है। तो चूँकि विधिवत क्लास हम करेंगे तो कल से हम स्टार्ट करते हैं, और पूरी 2 घंटा, उससे ज़्यादा भी अगर बढ़ जाएगा तो थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। पूरा आप लोग तैयारी करके आइएगा और पढ़िए, समझिए, लिखिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि 4-5 दिन के क्लास में आपको लगेगा कि हाँ, बिहार पीसीएस मुख्य परीक्षा देने में हमें बहुत दिक्कतें नहीं आने जा रही हैं, और हम अच्छा करेंगे हमारे साथ। तो विजय वेद के साथ, वेद आईएएस एकेडमी के साथ जो हमारा संस्थान है, उसमें विजय वेद के साथ साथ हमारे आने वाले सारे शिक्षक हमने कहा कि बहुत ही उम्दा हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के उसमें से 2-3 नामी शिक्षक हैं जो पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय से रहा, पढ़े लिखे रहे सब हम लोग। और आपको इंडिया लेवल का जो एक टॉप नॉलेज होता है वो मिलेगा, ये ध्यान में रहे। इसी के साथ हम आज अपना लेक्चर को विराम देते हैं। कल फिर हम आप लोग मिलेंगे एक साथ, ध्यान में रहे।